इतिहासकारों ने इस राजवंश के जो संस्थापक हैं वो अलग अलग माने हैं, तो उन्हीं के बारे में हम सारे पॉइंट देखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, एटकिंसन के अनुसार इस वंश के संस्थापक कौन है? सोमचंद हैं। बद्रीदत्त पांडे हमारे कुमाऊं की स्त्री जी, वे भी कहते हैं कि इस राजवंश यानी चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद जी हैं। सोमचंद ने सुयो यानी चंपावत नामक स्थान पर राजबुंगा का किला बनाया था। अब सोमचंद कैसे आए, क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको दे देंगे। मान्यता है कि सोमचंद बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे और बद्रीनाथ यात्रा के समय इस क्षेत्र के राजा थे। तो इस क्षेत्र के जो राजा थे उन्हीं राजा ब्रह्मदेव माने जाते हैं। तो वे जो राजा हैं उनको ये हमारे सोमचंद जी काफ़ी पसंद आए थे। तो ये राजा ने अपनी पुत्री का विवाह हमारे सोमचंद जी से कर दिया था और उन्हें सुयो वाला क्षेत्र, जो सुयो चंपावत वाला क्षेत्र है, वो क्षेत्र दहेज में दे दिया था, जहां पर हमारे सोमचंद जी ने अपनी राजधानी बनाई, जिसे हम राजबुंगा का किला भी कहते हैं। अब एटकिंसन जी सोमचंद जी के बारे में क्या कहते हैं, वही पॉइंट देख लेते हैं। एटकिंसन जी के अनुसार सोमचंद कन्नौज नरेश के भाई थे, जबकि इलियट के अनुसार, इतिहासकार इलियट के अनुसार, कुमाऊं के राजा स्वयं को कन्नौज के राजा चंद्रपाल या चंदपाल का वंशज बताते हैं। अब बीडी पांडे जी क्या कहते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार सोमचंद झूसी इलाहाबाद के राजपुत्र थे। झूसी एक स्थल है हमारे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, वहां के राजपुत्र मानते हैं हमारे बीडी पांडे जी इनको। अब देखते हैं कुछ इतिहास। अभी ये इतिहासकार जैसे हमने एटकिंसन देखे, इलियट देखे, हमारे बीडी पांडे जी देखे, ये कहते हैं कि चंद वंश के संस्थापक हमारे सोमचंद जी हैं। अब कुछ इतिहासकार थोहरचंद जी को इस वंश का संस्थापक मानते हैं। अब वो कौन कौन से इतिहासकार हैं, अब ऐसा क्यों मानते हैं, ये आगे हम देखने वाले हैं। थोहरचंद को चंद वंश के संस्थापक के रूप में तो डब्ल्यू फ्रेजर हैं, इनकी किताब है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल 1813 की। इस किताब में वे हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर बताते हैं कि चंद वंश के संस्थापक थोहरचंद रहे, जबकि सीरियल क्रम के हिसाब से देखें तो ये 23वें राजा होते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं। अब फ्रांसिस हैमिल्टन भी हैं एक इतिहासकार, इनकी पुस्तक का नाम है किंगडम ऑफ नेपाल, 1881 की इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में भी हैमिल्टन जी चंद वंश का संस्थापक थोहरचंद जी को मानते हैं और ये बताते हैं कि थोहरचंद जी का राज्यारोहण 1261 या 62 के बीच में हुआ था। तो सोमचंद जी इस वंश के राजा हैं या संस्थापक हैं, इसके बारे में कहते हैं हमारे एटकिंसन जी, बीडी पांडे जी और इलियट जी, और जबकि थोहरचंद को राजा बताते हैं डब्ल्यू फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन और हर्षदेव जोशी जी। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। तो अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। चंद वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं सोमचंद जी। बीडी पांडे जी के अनुसार चंद वंश की स्थापना सन 700 ईस्वी में हुई थी। इतिहासकार एटकिंसन जी के अनुसार इस वंश की स्थापना 953 ईस्वी में हुई थी, जबकि जिनकी पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं अजय सिंह रावत जी की, उनके अनुसार इस वंश का स्थापना हुई है 1018 ईस्वी में। जबकि एक और इतिहासकार हैं श्यामलाल जी, ये कहते हैं कि चंद वंश की स्थापना 1025 ईस्वी में हुई है। तो चारों पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। प्रमाणिक तिथि बीडी पांडे जी की ही मानी जाती है, लेकिन चारों फैक्ट आपने क्लियर करने हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। द्वाराहाट के गुर्जर देव मंदिर की प्राप्ति से यह सिद्ध होता है कि चंद वंश के राजा प्रतिहारों के वंशज रहे हैं और इतिहास में झूसी इलाहाबाद को चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी प्रतिष्ठान कहा गया है। ये फैक्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सारे फैक्ट आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुनने हैं और जो कहानी आपको बताई जाएगी उसको भी आपने सुनना है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर राजाओं का क्रम देखना स्टार्ट करेंगे हम। चंद वंश का मूल धार्मिक स्थल जागेश्वर को माना जाता है और इनका जो शवदाह गृह जहाँ दफनाया जाता था या जलाया जाता था या मुखाग्नि दी जाती थी, जागेश्वर को माना जाता है स्थल। कुमाऊनी कला में खसिया राज को कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चंद वंश के कुल कितने राजा हुए हैं? 61 राजा हुए हैं, याद रखें सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नित्यानंद मिश्र जी, ये उत्तराखंड के पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर चंद वंश के 4 ताम्र पत्रों का संपादन किया है, यानी उनका अर्थ निकाला इन्होंने। चंद वंश से रिलेटेड एक पवाड़े पढ़ेंगे हम, अगले वीडियो में आने वाले हैं इनके बारे में। तो पवाड़े शब्द का अर्थ होता है लोक गाथाएं। चंद वंश की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, जबकि बाद में इनकी राजधानी बनी है अल्मोड़ा। चंद वंशों का जो राजमहल है इसे चौमहल कहा गया है। चंद राजाओं की वंशावली एक पुस्तक है मानोदय काव्य, इससे पता चलता है इनकी वंशावली। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है ये जो मानोदय काव्य हमारी पुस्तक है इसके लेखक आपने बताने हैं कि इसके लेखक कौन है। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप जरूर लिख के बताएं। तो अब स्टार्ट करते हैं सोमचंद जी के बारे में, जिनका समय आपको 1018 से 1046 के बीच में है। अब इनसे रिलेटेड प्रमुख फैक्ट देखते हैं। चंद वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्हें। ये शिवजी के उपासक थे। इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत में बनाई थी और चंपावत में जहाँ इन्होंने राजधानी बनाई थी वहीं पर उन्होंने सुई या राजबुंगा का किले का निर्माण भी कराया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सोमचंद जी ने सर्वप्रथम 4 किलेदारों को नियुक्त किया था और ये चारों किलेदार कहाँ के निवासी थे? नेपाल के निवासी थे। और इन 4 किलेदारों को चाराल भी कहा गया है। तो इसमें किस किस जाति के लोग थे? कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। अगला पॉइंट देखते हैं। सोमचंद जी ने सर्वप्रथम दूनकोट, ये लोकल के ही राजा थे, चंपावत के आसपास के एक राजा थे, दूनकोट या दोनकोट, यहाँ के रावत राजा को पराजित किया था। किसकी मदद से? ये तड़ागी की मदद से। किसकी मदद से? तड़ागी की मदद से। कालू तड़ागी कहते हैं, ध्यान देंगे सब लोग। किसकी मदद से सोमचंद जी ने दोनकोट के राजा को, रावत राजा को हराया था? तो कालू तड़ागी की मदद से। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सोमचंद ने मेहरा जाति को मंत्री पद दिया, जबकि फर्त्यालों को सेनापति का पद प्रदान किया। सोमचंद्र प्रारंभ में डोटी के राजा या नेपाल के राजा जयदेवमल को कर दिया करता था। इसी वजह से इसको स्वतंत्र राजा नहीं माना गया है। इसी वजह से इसको मांडलिक राजा भी कहा गया है। तो मांडलिक राजा मतलब एक ऐसा राजा जिसके ऊपर कोई और राजा शासन करता है, यानी किसी राजा के अधीन होंगे। तो नेपाल के राजाओं के अधीन है, तो नेपाल के राजा अपने अधीन राजाओं को, खासकर कुमाऊं के राजाओं को मांडलिक राजा कहते थे। तो सोमचंद भी क्या थे? मांडलिक राजा थे। मेहरा जो अभी हमने देखे थे मंत्री पद थे, कोटलगढ़ में निवास करते थे, जबकि फर्त्याल डुंगरी नामक स्थल में निवास करते थे। और ग्राम में बूढ़ा या सयानों की नियुक्ति करने का श्रेय भी हमारे सोमचंद जी को जाता है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक और फैक्ट आपको अगर मैं बताऊं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सोमचंद गद्दी पर 953 ईस्वी में बैठे थे, अभी हमने देखा था। मल्ल वंश के प्रारंभिक राजा वामदेव ने अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर इस क्षेत्र को चंपा या चंपावत कहा था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इन्हीं से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हमारे सोमचंद जी से रिलेटेड। इन्होंने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति भी की थी। 4 अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण होते थे, जिसमें से कुछ की जानकारी आपको दे देते हैं। तो इन्होंने दीवान बनाया, अपने बिसाड़ के जो जोशी होते थे उनको इन्होंने बनाया दीवान पद पर, और जो पांडे होते थे उनको इन्होंने बनाया है राजगुरु। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने करी? हमारे सोमचंद जी ने करी, जिसके तहत इन्होंने बिसाड़ के जोशियों को दीवान पद पर आसीन करवाया, जबकि जो पांडे ब्राह्मण होते थे उन्हें राजगुरु की पदवी दी। उम्मीद है फैक्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अब देखते हैं अगले जो शासक बने थे, इनके बारे में इतनी खास कोई जानकारी नहीं है। आत्मचंद शासक बने थे, ये सोमचंद जी के क्या थे? पुत्र थे। इसके बाद तीसरे शासक बने हैं चंद्रवंशी के पूर्णचंद, ये आत्मचंद के पुत्र थे। अगला पॉइंट कोई खास नहीं, ये हमने वो देखा। सुई के राजा कौन थे? ब्रह्मदेव थे। ब्रह्मदेव जी ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद जी से कराया था, तो सोमचंद जी यहीं के राजा बन के रह गए थे। और मल्ल वंश के पहले राजा अगर पूछेंगे आपको तो ध्यान रखना है आपने, वामदेव हैं मल्ल वंश के पहले राजा। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगी। और सेशन आपको पसंद आता है तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले लाइक करना है और उसके बाद शेयर करना है। पसंद आए तो शेयर करें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। अगले शासक जो हैं इंद्रचंद हैं। इनके नाम से ही पता चलता है, तो इनको घमंडी राजा भी कहा गया है, ये ध्यान दे सभी लोग। इन्होंने चंपावत में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन का कार्य किया था। रेशम उत्पादन का कार्य शुरू करवाया था इन्होंने। तो एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपने याद रखना है, कुमाऊं क्षेत्र में रेशम का कारखाना किसने लगवाया? हमारे इंद्रचंद जी ने लगवाया। तो रेशम का कार्य करने के लिए मैदानी क्षेत्रों से पटवायों, जो रेशम के बुनकर होते थे पटवायों, उन्हें चंपावत लेकर आए। और रेशम उत्पादन के लिए इन्होंने चीन से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए थे, क्योंकि रेशम की खोज का श्रेय चीन को ही जाता है। तो इंद्रचंद जी के टाइम पे ही एक प्रथा भी प्रचलित थी, पटरंग वाली। पटरंग वाली प्रथा किस राजा से संबंधित है? इंद्रचंद जी से संबंधित है। तो ये होता क्या था, इसमें क्या होता था, ऐसी मान्यताएं थी, अगर आप अपने राज्य में अफवाहें फैलाएंगे, अपने राज्य में अफवाहें फैलाएंगे तो आपका जो रेशम उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो अफवाहें फैलाने की ही प्रथा ही क्या कहलाई? पटरंग वाली कहलाती थी। इसकी ये क्यों फैलाई जाती थी? ताकि राज्य में रेशम उत्पादन अधिक से अधिक हो। उम्मीद है। अगले जो शासक आते हैं, 5वें शासक हैं संसार चंद। इनके बारे में कोई जानकारी इतनी खास नहीं है। इसके बाद अगले शासक आते हैं सुधाचंद, और छठे राजा आते हैं हरिचंद या हरिश्चंद। तो अगले राजा काफी इंपॉर्टेंट हैं, 8वें राजा हम देखने वाले हैं। 8वें चंद हैं वीणाचंद जी। टाइम पीरियड मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि अलग अलग किताबों में इनका अलग अलग टाइम लिखा हुआ है, तो इससे क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है फैक्ट याद करने में। तो यह एक अयोग्य, वीणाचंद एक अयोग्य और विलासी प्रकृति का राजा था। इसकी कमियों का फायदा उठाकर डोटी के राजाओं के अधीन रहने वाले खस राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण कर लिया था। तो पहला खस राजा कौन बना? यहाँ का जो खस राजा बना उसका नाम है बिजड़। बिजड़ नाम का खस राजा कुमाऊं पर शासन करा इसने। और अंतिम शासक जो खस राजा बना उसका नाम है सोपाल।
खसों का आक्रमण वीणाचंद के समय पे हुआ है। खसों का पहला शासक कौन था? बीजड़ था। अंतिम शासक कौन था? सोपाल था। और इन्होंने टोटल कितने समय तक अगर यहाँ राज किया पूछा जाता है तो आपने बताना है लगभग 200 वर्षों तक खसों ने कुमाऊं पर शासन किया। अभी खसों को किसने हराया आगे हम देखने वाले हैं। एक नानकी चंद करके हमारे राजा आएंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। अब देखते हैं, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से पता चलता है कि 1191 ईस्वी में नेपाली राजा अशोक चल्ल ने यहाँ पर आक्रमण किया और इस लेख में अशोक चल्ल को खस राजाओं का स्वामी बताया गया है। क्यों बताया गया इसे खस राजाओं का स्वामी? क्योंकि इसने खसों को हरा दिया, इसी वजह से। अगला पॉइंट देखते हैं, 1223 ईस्वी में उत्तराखंड पर खस राजा कराचल देव का अधिकार हो गया था। अब कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं, बालेश्वर चंपावत के ताम्र लेख से पता चलता है कि इस लेख में कराचल देव को कत्यूरी वंश का हंता बताया गया है और इसी लेख में 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख है। मांडलिक राजा क्या होते थे? एक प्रमुख राजा, उसके अधीन काम करने वाले जो शासक होंगे उन्हें मांडलिक राजा कहा जाता था। या ऐसा भी कह सकते हैं, डोटी के राजाओं के अधीन जो भी राजा होंगे वे मांडलिक राजा कहलाते थे और ये कहाँ होते थे? हमारे कुमाऊं क्षेत्र में होते थे। अगला पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी के अनुसार कत्यूरी वंश का अंत नेपाल के मल शासकों ने ही किया था। कत्यूरी वंश का अंत किसने किया था? नेपाल के मल शासकों ने किया था। अब देखते हैं, अगले शासक की तरफ चलते हैं। अगले शासक है हमारे वीरचंद जी, नवे शासक हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, वीरचंद जी को उत्तराखंड में खसिया राज समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। खसिया राज समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए, एक पॉइंट और याद रखना है आपने, पुनः चंद वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वीरचंद जी ने करी थी। देखिए, चंद वंश स्थापित हो गया था बहुत बढ़िया तरीके से, फिर खसों का यहाँ पर शासन हो गया था, तो खसों को इन्होंने समाप्त करके फिर से चंद वंश की स्थापना की। किसने की? वीरचंद जी ने करी। और इनके एक सेनापति थे, उन्हीं सेनापति जी के मदद से इन्होंने खसों को हराया था। तो इनके सेनापति का नाम है श्री सोन खडायन। श्री सोन खडायन, ये नाम आपने याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। और इन्हीं वीरचंद जी के समय ही अशोक चल्ल का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। अब देखते हैं, 9 शासक हम देख चुके हैं, लगभग 33 या 34 शासकों को आज हम देखने वाले हैं। टोटल हमारे चंद्रवंश के राजा होते हैं 61, तो लगभग कुछ शासक आज कंप्लीट करेंगे, कुछ शासक अगले दिन करेंगे। तो 10वें शासक बनते हैं रूपचंद जी, 11वें शासक हैं लक्ष्मीचंद, 12वें शासक बनते हैं धर्मचंद जी, 13वें शासक हैं कर्मचंद, 14वें शासक हैं कल्याणचंद, 15वें शासक हैं निर्भय चंद, 16वें शासक नरचंद, 17वें शासक हैं नानकी चंद। नानकी चंद काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये याद रखना है आपने। इसी के समय पे खसिया राज समाप्त भी हुआ था, ये याद रखना है आपने। या अशोक चल्ल का आक्रमण भी आप याद रख सकते हैं। अगले शासक हैं रामचंद, अगले शासक हैं भीमक चंद, 20वें शासक हैं मेघचंद और 21 यानी 21वें शासक हैं ध्यानचंद जी। 22वें शासक अगर पूछा जाए तो 22वें शासक हैं पर्वत चंद। तो अब आते हैं 23वें शासक तोहर चंद, 1261 से 1281 के बीच में। एटकिंसन इसका कार्यकाल मानते हैं 1261। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जैसे सोमचंद को कौन कौन शासक मानते हैं? संस्थापक मानते हैं चंद्रवंश का। और स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि थोरचंद को शासक कौन मानते हैं, यानी संस्थापक कौन मानते हैं? तो हर्षदेव जोशी जी, फ्रांसिस हैमिल्टन और डब्ल्यू फ्रेजर, ये अलग अलग इतिहासकार हैं, ये चंद्रवंश का संस्थापक थोरचंद को मानते हैं। अब ऐसा क्यों मानते हैं? तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं। सोमचंद जो हमने देखे थे वे मांडलिक राजा थे। क्यों मांडलिक राजा थे? क्योंकि वे कर देते थे डोटी के राजाओं को। अगर कोई राजा किसी अन्य राजा को टैक्स दे रहा है, वो स्वतंत्र राजा कैसे होगा? तो संस्थापक कैसे होगा? तो इसी को आधार बनाते हुए तो ये इसको थोहरचंद को ये हमारे फ्रांसिस हैमिल्टन, हर्षदेव जोशी और डब्ल्यू फ्रेजर संस्थापक क्यों मानते हैं? क्योंकि ये स्वयं को इसने स्वतंत्र शासक घोषित किया थोहरचंद ने, और डोटी के राजाओं को कर देने से इसने मना कर दिया था। तो इसी वजह से हमारे हर्षदेव जोशी जी, फ्रांसिस हैमिल्टन जी और डब्ल्यू फ्रेजर जी चंद्रवंश का संस्थापक मानते हैं थोहरचंद को। और क्रम के हिसाब से देखेंगे तो ये 23वें शासक हैं। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक भी इनको माना जाता है। और इनके जो उत्तराधिकारी हैं, थोहरचंद जी के जो उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम है कल्याणचंद आपने याद रखना है। कल्याणचंद प्रथम नहीं होंगे, द्वितीय होंगे, क्योंकि प्रथम हम यहाँ पर देख चुके हैं 14वें शासक के रूप में। ये द्वितीय होंगे, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, तो आपने याद रखना है। अब चलते हैं कल्याणचंद द्वितीय की तरफ। अल्मोड़ा और सीरा से प्राप्त वंशावलियों में तोहरचंद का उत्तराधिकारी कल्याणचंद जी को बताया गया। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, तोहरचंद का उत्तराधिकारी कल्याणचंद को कहाँ से प्राप्त वंशावलियों में बताया गया? अल्मोड़ा और सीरा क्षेत्र। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने बताना है वर्तमान में सीरा क्षेत्र को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं, चंपावत से प्राप्त गरुड़ ज्ञानचंद के साके के लेख 1384 से पता चलता है कि ज्ञानचंद के पितामह या दादाजी कल्याणचंद प्रथम थे। अब कुछ अन्य शासकों को देखते हैं, जैसे 25वें शासक हैं त्रिलोकी चंद्र, 26वें शासक हैं डामर या डमरूचंद, 27वें शासक हैं धर्मचंद। अब आते हैं महत्वपूर्ण शासक अभयचंद। काफी महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ फैक्ट हमारे त्रिलोकी चंद जी से रिलेटेड मैं मिस कर गया।
तो त्रिलोकी चंद जी के बारे में आपको याद रखना है, अपना जो राजपाट था इसको फैलाने का, यानी चंद वंश को फैलाव देने का या बढ़ाने का श्रेय त्रिलोकी चंद जी को जाता है। अगला पॉइंट, छकाता परगना जीतने का श्रेय त्रिलोकी चंद जी को जाता है। छकाता परगना कहाँ स्थित था? वर्तमान का नैनीताल क्षेत्र को ही छकाता परगना कहा गया है। तो इसे जीतने का श्रेय किसको जाता है? हमारे त्रिलोकी चंद जी को जाता है। और त्रिलोकी चंद जी ने ही भीमताल में, याद रखें सभी लोग, भीमताल में किले का निर्माण किसने करवाया? तो त्रिलोकी चंद जी ने करवाया भीमताल में किले का निर्माण। अब चलते हैं 28वें शासक अभय चंद जी की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाले हैं। सेशन बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सारी कहानी याद होने वाली है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपने क्या करना है, सेशन बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, नोट्स बनाने हैं, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है। उसके बाद सेशन पसंद आते तो लाइक करना है और उसको शेयर करना है, और शेयर उनसे ज़रूर करें जो तैयारियों में लगे हुए हैं। अभी हमारी परीक्षाओं को समय है, तो इसी वजह से बहुत बढ़िया से समझाते हुए हम आपको चल रहे हैं। पॉलिटी की सीरीज भी हमारी चल रही है लगातार इसी के साथ साथ, और उत्तराखंड की इतिहास सीरीज भी चल रही है। तो आपने लगातार इन सेशन को फॉलो करना है। क्लास का टाइम मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगले शासक की तरफ चलते हैं। 28वें शासक अभय चंद। चंद वंश के ये पहले शासक हैं जिनके विषय में प्रमाणिक जानकारी इनके अपने ही अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो पहले शासक कौन है जिनकी जानकारी उनके अपने स्वयं के ही अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो ये है हमारे अभय चंद जी। तो अभय चंद जी से संबंधित जो अभिलेख है मानेश्वर नौला चंपावत से प्राप्त हुआ है, इनसे संबंधित अभिलेख। इसकी खोज का श्रेय हमारे राम सिंह जी को जाता है, जो हमारे पिथौरागढ़ के एंचोली के निवासी हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारा एंचोली पड़ता है। तो वहीं के हमारे निवासी हैं राम सिंह जी। इन्होंने ही खोजा है अभय चंद जी से रिलेटेड अभिलेख। इनसे रिलेटेड एक अन्य अभिलेख भी है, चौकिली बोरा अभिलेख। ये मंदिर अभिलेख है चंपावत का, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अभय चंद जी का निधन माना जाता है कि 1365 के आसपास इनका निधन हुआ है अभय चंद जी का। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक गरुड़ ज्ञानचंद जी के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका टाइम पीरियड 1365 से 1420 के बीच में माना जाता है, और चंद वंश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक हैं ये, और पहले शासक हैं ये जो दिल्ली के शासक से मिले थे। तो ये सारी जानकारी हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल चिंता न करें। तो इनके बारे में जो जानकारी है हमारे गरुड़ ज्ञानचंद जी के बारे में, अभय चंद जी की संतान न होने के कारण अगले शासक जो बने ज्ञानचंद जी बने। इनका राज चिन्ह गरुड़ माना जाता है, और इनके सेनापति हैं नीलू कठायत जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं मैं। इन्होंने अपने सेनापति नीलू कठायत जी को कुमैया खिल्लत की उपाधि दी। क्यों दी? क्योंकि हमारे नीलू कठायत जी ने गरुड़ ज्ञानचंद जी के लिए तराई वाला क्षेत्र जीता था। तो नीलू कठायत किसके सेनापति हैं? हमारे गरुड़ ज्ञानचंद जी के हैं। नीलू कठायत जी की उपाधि क्या है? कुमैया खिल्लत है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने तराई वाला क्षेत्र जीता था। इनके काल से यानी गरुड़ ज्ञानचंद जी से रिलेटेड 12 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इनके तत्कालीन दिल्ली के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक या दिल्ली के शासक से मुलाकात करने वाले चंद वंश के पहले शासक भी कौन है? हमारे गरुड़ ज्ञानचंद जी है। फिरोज शाह जी ने खड़गू नामक व्यक्ति के अधीन तराई क्षेत्र को ज्ञानचंद जी को दे दिया था। कब? 1380 में। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस घटना का उल्लेख, जो हमने ये तराई वाला क्षेत्र की घटना देखी, इस घटना का उल्लेख और हमारे ज्ञानचंद जी फिरोज शाह तुगलक से मिले हैं, ये सारी घटनाओं का उल्लेख एक पुस्तक है तारीख ए मुबारक शाही, इस पुस्तक में प्राप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। फिरोज शाह तुगलक जी से हमारे ज्ञानचंद जी मिले थे, तो ऐसा मान्यता है कि इन्होंने एक तीर के निशाने से गरुड़ को मारा था। तो हमारे फिरोज शाह ने ज्ञानचंद जी को गरुड़ की उपाधि दी थी, ऐसा हम मान सकते हैं। वैसे हम देखते हैं कि चंद वंश की जो राज चिन्ह है वो गाय है, लेकिन किस शासक का राज चिन्ह गरुड़ है अगर पूछा जाता है तो हमने बताना है कि गरुड़ ज्ञानचंद जी का जो राज चिन्ह है वो क्या है? गरुड़ है। अब इनसे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी भी लेते हैं। सोर या पिथौरागढ़ का विजेता ज्ञानचंद जी को बताया गया है। मझेड़ा ताम्रपत्र जो अल्मोड़ा से प्राप्त होता है, इसमें ज्ञानचंद जी को श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। सेरा खड़कोट पिथौरागढ़ ताम्रलेख में से हमारे ज्ञानचंद जी को राजाधिराज महाराज कहा गया है। और चंद वंश में सर्वाधिक समय तक शासक करने वाले शासक भी गरुड़ ज्ञानचंद जी हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, गोवत्सा अभिलेख जो कनाइल छिना में है, जिसे गोबासा अभिलेख भी कहा गया है। इस अभिलेख के अनुसार 1418 में ज्ञानचंद जी ने पिथौरागढ़ का कुजौली गांव देवराजा को दान में दिया था। देवराज तिवारी जी को दान में दिया था इन्होंने कुजौली गांव। अगला काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, नीलू कठायत का दुश्मन किसे माना जाता है? श्री जस्सा कमलेखी। अब इन दोनों की कहानी मैं आपको बताता हूं। तो ज्ञानचंद जी के जो सेनापति हैं उनका नाम क्या है? नीलू कठायत। और एक और अन्य दरबारी हैं हमारे ज्ञानचंद जी के, श्री जस्सा कमलेखी। तो ये कहानी बहुत ध्यानपूर्वक सुने आप लोग। तो मैंने आपको बताया था इनको नीलू कठायत जी को कुमैया खिल्लत की उपाधि हमारे ज्ञानचंद जी ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ये तराई का क्षेत्र जीते थे। तो ऐसा कहते हैं कि
इनकी कीर्ति से ये बहुत दुखी हो गए थे, ये जलने लग गए थे श्रीजस्सा कमलेखी जी। तो इन्होंने राजा के कान भर दिए कि भैया ये इतना प्रतापी शासक है कि ये आपको भी आपके राज्य से हटा सकता है, तो ऐसा करिए इसको तराई वाले क्षेत्र में भेज दीजिए। अब उस समय क्या था, तराई वाला क्षेत्र अब राजा श्रीजस्सा कमलेखी के कहने पर भी आ गए और हमारे नीलू कठायत जी को तराई भेजने का उन्होंने आदेश दे दिया। अब तराई में समस्या क्या थी, उस समय इतना रचा बसा क्षेत्र नहीं था और महामारी वाला क्षेत्र भी था ऐसा माना जाता है। तो राजा के इस निर्णय से काफ़ी परेशान हो गए थे, यानी राजा से नाराज हो गए थे हमारे नीलू कठायत जी। तो राजा को खूब सुना दिया इन्होंने अपनी सभा में, और श्रीजस्सा कमलेखी को भी बहुत कुछ सुना दिया इन्होंने, यानी राजा से बहुत नाराज हो गए थे हमारे नीलू कठायत जी। अब इस बारे में जानकारी की राजा से, राजा के साइन राजा का इन्होंने विरोध कराया और श्रीजस्सा कमलेखी का इन्होंने अपमान किया है। ये बात पता चली नीलू कठायत जी की पत्नी को। तो इन्होंने क्या करा, जो अपने पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, इन पुत्रों को भेजा राजा के पास कि भैया राजा से आप क्षमा मांगिए, हमारे पिता नाराज हो गए थे, इसी वजह से आपके खिलाफ ही हो गए। तो ऐसा कहते हैं कि इनके जो 2 पुत्र हैं वो श्रीजस्सा कमलेखी के हाथ लग गए। तो श्रीजस्सा कमलेखी ने क्या करा, जो श्रीजस्सा था इसने ये जो हमारे नीलू कठायत जी के पुत्र हैं इनको अपने पास रख लिया और तुरंत राजा के पास चला गया। तो उसने क्या कहा, राजा से कह दिया कि जो इसके 2 पुत्र हैं, नीलू कठायत के 2 पुत्र आपको मारने के लिए आ रहे हैं। तो राजा के कान भर दिए। तो राजा से दुखी हो गया, तो राजा ने क्या करा, नीलू कठायत के दोनों पुत्रों को मरवा दिया। तो इससे नीलू कठायत जी बहुत आहत हुए, तो वे श्रीजस्सा कमलेखी और गरुड़ ज्ञानचंद जी को मारने के लिए दौड़े। तो इन्होंने क्या करा, श्रीजस्सा को तो मार दिया, लेकिन अपने राजा गरुड़ ज्ञानचंद जी को उन्होंने नहीं मारा, क्योंकि वे शासक हैं, वो राजभक्त माने जाते थे हमारे नीलू कठायत जी। तो नीलू कठायत जी ने राजा को तो नहीं मारा, लेकिन श्रीजस्सा कमलेखी को कहते हैं इन्होंने इनकी हत्या कर दी। लेकिन बाद में गरुड़ ज्ञानचंद जी इससे भी परेशान हो गया कि भैया ये इतना खतरनाक हो चुका है, ये कल के दिन मुझे भी मार सकता है। तो गरुड़ ज्ञानचंद जी ने बाद में नीलू कठायत को मरवा दिया। तो ये थी इनकी संपूर्ण कहानी। उम्मीद है सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे, कहानी आपको समझ में आई होगी। तो 30वें शासक बने हैं हरिहर चंद। अगले शासक आते हैं, इनसे रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उद्योतचंद या उद्यानचंद। उद्योतचंद या उद्यानचंद, इन्होंने बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार कराया। और किसका सहयोग लिया इन्होंने, कुंज शर्मा तिवारी का सहयोग से इन्होंने बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार कराया। उद्योतचंद कौन है, ये ज्ञानचंद जो अभी हमने देखे थे, गरुड़ ज्ञानचंद जिन्होंने नीलू कठायत की हत्या भी करवाई थी, तो ज्ञानचंद के पोते थे। अब अपने जो पितामह हैं या जो इनके दादाजी हैं, अपने दादाजी द्वारा किए गए गलत काम की जानकारी इसको भी थी, क्योंकि गलत किया था इन्होंने, नीलू कठायत को मरवा दिया था, उसके 2 पुत्र भी मरवा दिए थे। तो अपने दादाजी का पश्चाताप करने के लिए इन्होंने क्या करा, उद्यानचंद ने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और 1 साल तक कर माफ कर दिया। जनता पर जो भी कर लगता था, इन्होंने पश्चाताप करते हुए हमारे उद्यानचंद जी ने 1 साल का बिल्कुल सारा जितना भी टैक्स जनता पर लगता था उसको माफ कर दिया था इन्होंने। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो अगले शासक बनते हैं आत्मचंद द्वितीय, और उसके बाद 33वें शासक बनते हैं, 33rd राजा बनते हैं हरिचंद द्वितीय, हरिचंद या हरिश्चंद्र द्वितीय। तो अगले शासक की तरफ चलते हैं, आज के हम अंतिम शासक देखते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो अगले शासक हैं विक्रमचंद, ये 34वें शासक हैं। 1423 में इनका राज्यारोहण हुआ, यानी शासक बने हैं, और इनके 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। एक तो प्राप्त होता है बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख चंपावत का, और दूसरा प्राप्त होता है चंपावत ताम्रलेख, विक्रमचंद। इसके बाद 35वें शासक आते हैं हमारे भारती चंद, 37 से 1477। अब टाइमलाइन पे तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइमलाइन दिया हुआ है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट इनसे रिलेटेड है, भारती चंद के पवाड़े या भड़कों या चर्चा का कुमाऊं में बहुत प्रसिद्ध हैं। पवाड़े मतलब क्या होते हैं, वीर गाथाएं। इनके बारे में भी बेसिक जानकारी जो हम पढ़ने वाले हैं। डोटी को विजय करने वाले पहले शासक हैं, ये आपने याद रखना है, ये सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। लगभग इन्होंने डोटी पर आक्रमण करने के लिए 12 वर्ष तक का समय बिताया था। तो वही सारी कार्यक्रम हमने पढ़ने हैं, तो इसको देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, कुमाऊं की प्रसिद्ध वीरांगना भागा धौन्याल के साथ इनके द्वंद्व या पवाड़े या वीर गाथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। भारती चंद ने डोटी के राजाओं से पूर्ण मुक्ति के लिए संघर्ष शुरू किया था, और इस समय नेपाल या डोटी में मल राजाओं का शासन होता था। डोटी के मल राजाओं ने सीरा डीडी हाट को अपने राज्य में मिला लिया था, तथा इस क्षेत्र को पर्वत डोटी या पर्वत डोटी का देश कहा करते थे वे, सीरा वाले क्षेत्र को। अगला पॉइंट, डोटी के मल राजाओं ने सीरा या डीडी हाट वाला जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ का शासन जिसे सौंपा, इसे वे रैका या राय राजा कहते थे, रैका या राय। अगला पॉइंट, भारती चंद के समय नेपाल में डोटीमल का शासक यक्षमल या जयमल था, तथा सीरा का शासक यानी जो इन्हीं के अधीन होता था रैका, सीरा का शासक बली नारायण संसारमल था। अगला पॉइंट देखते हैं, मड़वा गडोल में भारती चंद के कटकू से ज्ञात होता है कि उसने एक कटक सेना बनाई थी, यानी इस सेना में इन्होंने क्या करा, हर जाति के व्यक्तियों को शामिल करा था, यानी वे किसी भी हालत में डोटी के शासकों को हराना चाहते थे।
यानी उनके दास्ता से। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था पहले लेक्चर में कि जो डोटी राजाओं के अधीन शासक होते थे उन्हें मांडलिक राजा कहते थे, डोटी के राजा। तो मांडलिक राजा का पद अपना छोड़कर खुद स्वतंत्र राजा बनना चाहते थे हमारे भारती चंद। तो इसी वजह से इतने वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया है। तो इस सेना या कटक ने अपना पहला पड़ाव देव सिंह मैदान के पास कटकू नौला या कू नौला के पास में लगाया था। वर्तमान में समाप्त हो चुका है, वर्तमान में कार्यरत नहीं है। अगला पॉइंट, मल राजाओं के विरुद्ध 12 वर्षों के संघर्ष के बाद भारती चंद ने मलों को हराया। और इसकी जानकारी हमें मिलती है हमारे पिथौरागढ़ के हुड़ेती ताम्रलेख से। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, 12 वर्षों तक का संघर्ष हुआ था इनका। अगला पॉइंट देखते हैं, भारती चंद जी ने अपना जो दूसरा पड़ाव है बड़ालू से गौरी हाट के बनाया था और इस पड़ाव को वर्तमान में बाली चौड़ा के नाम से जाना जाता है। भारती चंद के समय पे ही नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। अब नायक जाति क्या थी इसके बारे में देख लेते हैं। जो भारती चंद के सैनिक थे हमने देखे थे, 12 वर्ष तक संघर्ष हुआ था। तो ये जो सैनिक थे ये इन्हीं क्षेत्रों में रहने लग गए थे। तो इन सैनिकों के यहाँ के आसपास की स्त्रियों से क्या हो गए थे, संबंध हो गए थे। तो भारती चंद के सैनिकों और स्थानीय जो स्त्रियां थी इनसे उत्पन्न जो भी संतान होती थी उसे नायक संतान कहा जाता था या नायक जाति कहा गया। और जिन स्त्रियों से इन सैनिकों के संबंध होते थे उन स्त्रियों को कटकाली कहा गया। याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट, कटकाली। अगला पॉइंट, भारती चंद ने बड़ालू का शासक अपने पुत्र पर्वत चंद को बनाया। और इसके जो पुत्र थे वो कौन कौन है, तो पर्वत चंद हैं और रत्नचंद। रत्नचंद अगले शासक बने हैं, यानी जो चंद वंश का अगला शासक देखेंगे वो रत्नचंद ही देखने वाले हैं, 36वें शासक। और पर्वत चंद का कहीं कहीं पर नाम सुजान कुंवर भी प्राप्त होता है, यह आपने ध्यान रखना है। नायक जाति इन्हीं के समय पे है। और 1450 के टाइम पे अगर आप ध्यान दें, वैसे तो इन्होंने 1450 इसके आसपास ही अपने जो पुत्र हैं रत्नचंद इनको सत्ता सौंप दी थी, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग फैक्ट मिलते हैं तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान दें। अगले राजा कौन बने थे आपने ध्यान रखना है। तो अगले शासक जो 36वें शासक है हमारे चंद वंश के, वे हैं रतन चंद या रत्नचंद। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो पहला पॉइंट है, भारती चंद के बाद अगले जो शासक बने हैं उनके पुत्र रत्नचंद बने हैं। और इसकी जानकारी प्राप्त होती है खेती खान ताम्रलेख से। मलों के विरुद्ध विजय में इन्होंने अपने पिता की बहुत मदद की थी। देखो, मलों यानी डोटी के राजाओं को इन्होंने हरा दिया था, लेकिन जैसे इन्होंने हराया तो एक बार फिर से नागमल नाम के व्यक्ति ने वहां पर चंद राजा के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो पुनः डोटी पर सफलता प्राप्त की थी हमारे रतन चंद जी ने, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, चंदों का पहला बंदोबस्त इन्होंने किया था। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप देख रहे हैं डोटी वाला क्षेत्र जीत गए थे और डोटी के राजाओं को इन्होंने हरा दिया था। जो भी उनके अधीन हमारा क्षेत्र होता था उन डोटी के राजाओं के अधीन इन्होंने सारे ले लिया था। तो उस क्षेत्र का बंदोबस्त करना अति आवश्यक हो जाता था। तो इसी वजह से चंदों का पहला बंदोबस्त किसने किया था, रतन चंद ने किया था, ध्यान देंगे। और सोर वाला क्षेत्र भी ये जीत चुके थे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट। अगले शासकों की तरफ बढ़ते हैं। अगले शासक हैं कीर्ति चंद, काफी महत्वपूर्ण शासक, 37वें शासक। इनके गुरु थे गुरु नागनाथ जी और ये पहले शासक हैं जिन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया और गढ़वाल भी जीता। और गढ़वाल में उस समय शासक कौन थे, अजयपाल। तो इनकी कीर्ति फैली गढ़वाल में भी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। किसकी कीर्ति फैली, कीर्ति चंद की कीर्ति फैली गढ़वाल में। गढ़वाल वाला क्षेत्र जीते और किसको हराया, अजयपाल को इन्होंने हराया था। गढ़वाल के शासक, गढ़वाल के पवार वंश के शासक को इन्होंने हराया था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले शासक जो हैं 38वें शासक प्रताप चंद, महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, खाली क्रम देखना है। 39वें शासक हैं ताराचंद। 41वें शासक हैं मानिक चंद, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है हमने। इनके समय सूर वंश के विद्रोही खवास खां को इन्होंने शरण प्रदान की थी अपने समय पे, मानिक चंद ने। 41वें शासक है कल्याण चंद या काली कल्याण चंद। 42वें शासक हैं चंदवंश के पूरन चंद, इतना आवश्यक नहीं है। अब आते हैं महत्वपूर्ण शासक, 43वें शासक हमारे भीष्म चंद जी। ये ताराचंद के पुत्र बालो को गोद लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। यह चंपावत में, भीष्म चंद के बाद जो अगले शासक भी बनने वाले हैं बालो कल्याण चंद बनने वाले हैं। तो भीष्म चंद जी ने क्या करा था, जो ऊपर हमने शासक देखे थे ताराचंद, उनके जो पुत्र थे बालो, उनको गोद लिया था हमारे भीष्म चंद जी ने। तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट इनके बारे में, यह चंपावत में शासक करने वाले अंतिम चंद शासक हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित करना प्रारंभ करी थी। चंपावत से कहाँ लाए थे, अल्मोड़ा लाने का प्रयास किया था, लेकिन कंप्लीटली किनके समय पे अल्मोड़ा आई थी, कल्याण चंद जी के समय पे। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर खगमरा कोट अल्मोड़ा को बनाया, यानी इनके टाइम पे कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका था। भीष्मचंद जी ने ही खगमरा का किला बनवाया। अब बहुत सारे किले पूछता है किसने बनाया, तो इनको इसको भी याद करने का मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। भीष्म पितामह हम जानते हैं महाभारत के समय पे इन्हें स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से मरने का इनको वरदान प्राप्त था। तो भीष्म मरा करके आप इसको याद रख सकते हैं, खगमरा भीष्म मरा। तो खगमरा का किला किसने बनाया, भीष्मचंद जी ने बनवाया। और इनकी हत्या किसने करी है, एक खस व्यक्ति था, खस शासक कह सकते हैं, गजवा नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। खस जाति के एक व्यक्ति गजवा
जिसने किनकी हत्या कर दी थी, हमारे 43वें शासक भीष्मचंद्र की हत्या कर दी थी। अब देखते हैं अगले शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, तो ध्यानपूर्वक आपने इनको सुनना है। सेशन पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। सेशन इसी प्रकार आते रहेंगे, बिल्कुल चिंता न करें। आगामी परीक्षाओं से पहले आपकी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाने वाली है। उत्तराखंड में जो 40 नंबर का हमारा रहता है पोर्शन, उसमें लगभग 5 से 6 सवाल हमारे हिस्ट्री के रहते हैं, तो उन सवालों के लिए हमें इनको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो पूरा सेशन कंप्लीट कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आप शॉर्ट वीडियो भी हमारे जरूर देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक वीडियो वाले भी देख सकते हैं, और छोटे छोटे स्मॉल वीडियो उत्तराखंड परीक्षा वाणी से लिए हुए मैंने बहुत सारे टॉपिक बना रखे हैं। आप विजिट करें चैनल पे, प्लेलिस्ट देखें, बहुत फायदा होने वाला है आपको। सामान्य ज्ञान में भी आपको मैं बताऊं, प्राचीन भारत का इतिहास MCQ सीरीज मैंने कंप्लीट करा रखी है, भूगोल कंप्लीट करा रखा है, आधुनिक भारत कंप्लीट करा रखा है, खेल से रिलेटेड, प्रमुख दिवसों से रिलेटेड, प्रमुख पुस्तकों से रिलेटेड सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं। और रिसेंटली हमारे क्या चल रहे हैं, पॉलिटी की क्लास भी चल रही है और MCQ सीरीज भी चल रही है, तो उनको लगातार फॉलो करें, बहुत फायदा आपको होने वाला है। और अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा एक महामैराथन वाली क्लास भूगोल की मैं आपके लिए ला चुका हूं, तो अगले हफ्ते जो मैराथन वाली क्लास आपके लिए आ सकती है, प्राचीन भारत की MCQ वाली सीरीज में कंप्लीट करा चुका हूँ, आप उसको देखें पहले, और प्राचीन भारत वाला ही पोर्शन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। एक वीडियो में कंप्लीट हम करेंगे पूरा प्राचीन भारत। अब वो क्लास किस दिन आएगी आपको बता दिया जाएगा, कोशिश करी जाएगी कि अगले सोमवार को आए, अभी जो कल सोमवार आएगा उसमें नहीं, उसके अगले सोमवार में मैं कोशिश करूँगा, या संडे को कोशिश करी जाएगी कि वाली सीरीज आपके लिए लाई जाए। तो आपने क्या करना है, प्राचीन भारत वाला पोर्शन बढ़िया से देख लेना है, उसको रिविजन कर लें। तो देखते हैं अगले शासक, 44वें शासक कल्याण चंद या बालो कल्याण चंद। इनका टाइम पीरियड है 1545 से 1565। टाइम पीरियड ना भी याद रखें चल जाएगा, लेकिन इनसे रिलेटेड फैक्ट आपने याद रखने हैं। इनका अन्य नाम प्रजा हितैषी भी पाया जाता है, और ये नाम इनको किसने दिया था, अनंत देव नाम के व्यक्ति ने दिया था। अगला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं, पिथौरागढ़ के कालीपाना गाड़, काला पानी गाड़ और भेटा ताम्रलेख में इनकी उपाधि महाराजाधिराज श्री कल्याण चंद देव प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखते हैं इनके बारे में, इन्होंने मणकोट को अपने राज्य में मिलाया था, यानी मणकोट के जो राजा थे नारायण चंद, उनको इन्होंने हराया था। मिलाने के बाद इन्होंने क्या करा, चंपावत से अपनी राजधानी कहाँ लेकर आए, ये अल्मोड़ा लेके आए, पूर्ण रूप से अपनी राजधानी अल्मोड़ा राजपुर लेके आए थे, ये याद रखेंगे। मल्ला महल का निर्माण इन्होंने कराया था, कल्याण चंद ने ही मल्ला महल का निर्माण किया। जैसे हमने देखा था इससे पहले जो शासक थे हमारे भीष्मचंद्र, उन्होंने खगमरा किला बनाया था, तो मल्ला महल किसने बनाया था, मल्ला महल हमारे बनाया था रुद्रचंद ने। अगला पॉइंट देखते हैं, मल्ला महल रुद्रचंद जी से रिलेटेड है, लेकिन कल्याण चंद जी से रिलेटेड अगर देखेंगे तो नेल पोखर का महल है कल्याण चंद जी से रिलेटेड। ये वाला फैक्ट गलती से यहाँ पर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। नेल पोखर का महल, जिसको लाल मंडी का किला या फोर्ट मोइरा भी कहते हैं, या इसे पलटन बाजार भी कहा जाता है, तो इसको किसने बसाया था, इसको बसाया था हमारे कल्याण चंद जी ने। राजधानी है पूर्ण रूप से अल्मोड़ा कब लाए थे, तो ये याद रखना आपने 1563 के पास में। अगला देखते हैं, इनकी जो पत्नी है वे डोटी राजा हरिमल की बहन है, और इन्हें हरिमल जी ने क्या दिया था, सोर राज्य इनको दहेज में दिया था। किसने, हरिमल ने। लेकिन ये क्या चाहते थे, ये सीरा वाला क्षेत्र, सीरा यानी डीडी हाट वाला क्षेत्र अपने अधीन चाहते थे। अब सीरा वाले क्षेत्र को ही जीतने के लिए इन्होंने कई बार प्रयास किए, तो सीरगढ़ पर इन्होंने 7 बार आक्रमण किया था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जीत पाए, पराजित हो गए। अंत में इनके एक सेनापति हैं पुरुषोत्तम पंत जी ने सीरगढ़ को जीतने में इन्होंने इनकी मदद की थी। आपने याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। और इन्हीं के समय पे पंचायती राज व्यवस्था भी लागू हुई थी, याद रखना आपने। पंचायती राज व्यवस्था किसके समय पे लागू हुई थी, तो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी कल्याण चंद जी के समय पे। पंचायती राज व्यवस्था लेके आए थे, क्यों, जनता के कल्याण के लिए। तो पंचायत कल्याण करके आप इनको याद रख सकते हैं। अगले शासक देखते हैं, अभी पुरुषोत्तम पंत जी के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने देखनी है, तो उसको यहाँ पर बता दिया जाएगा आपको, इनसे रिलेटेड कहानी। तो अगले जो शासक बने हमारे चंद्रवंश के 45वें शासक रुद्रचंद्र, 1565 से 1597 के बीच में। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर की अधीनता भी स्वीकारी थी 1587 में, और अकबर से इनकी भेंट हुई थी लाहौर में 1588 में। अब इसकी कहानी भी आपको बता देते हैं। तराई पर उस समय शासन हो चुका था हुसैन खां का, तो इन्होंने क्या करा, हुसैन खां को यहाँ से भगा दिया था, तराई वाले क्षेत्र से हमारे रुद्रचंद जी ने। तो हुसैन खां कहाँ चला गया, घायल अवस्था में मुगल दरबार में चले गया। तो मुगल दरबार से हमारे अकबर ने मुगल सेना को किसके खिलाफ भेज दिया, और रुद्रचंद के खिलाफ भेज दिया। तो मुगल सेना को हमारे रुद्रचंद जी ने बुरी तरीके से हरा दिया। तो इस बात से अकबर काफी खुश हो गए। अकबर काफी खुश हो गए कि एक ऐसा कौन सा राजा है जो मुगल सेना को भी हरा दिया है। तो मुगल सेना को हराने के उपलक्ष्य में इनकी भेंट हुई थी किससे, 1587 में अकबर से हुई थी। तो अकबर से जैसे इनकी भेंट हुई थी, तो अकबर से बाद में फिर अगर देखें तो 1588 में भेंट हुई थी। अकबर के लिए इन्होंने नागौर के युद्ध में लड़ाई भी की थी। तो अकबर ने खुश होकर इन्होंने क्या करा, तराई विजय के बाद अकबर ने इन्हें 84 माल का परगना का फरमान दिया और रुद्रचंद को यहाँ का जमींदार कहना प्रारंभ किया। तो ये संपूर्ण कहानी थी।
और रुद्रचंद्र ने ही तराई को जीतकर रुद्रपुर बसाया था, ये तो हम जान ही चुके हैं। अल्मोड़ा का मल्ला, मैंने पीछे हम पढ़ चुके थे, पीछे बताया था मैंने, तो मल्ला महल इन्होंने बनाया और अकबर के कहने पर ही, इनकी वीरता से काफ़ी प्रसन्न हो चुका था अकबर, तो अकबर ने के कहने पर ही इन्होंने नागौर की लड़ाई में अकबर की तरफ से भाग लिया था। और हमारे रुद्रचंद जी ने ही धर्म निर्णय नामक एक पुस्तक लिखाई थी। इसके इनके अन्य कार्य अगर देखें तो चौथानी ब्राह्मणों की मंडली इन्होंने बनाई थी। अनाज का 6th भाग यानी 1/6 भाग राजधानी पहुंचाने का कार्य इनके समय पे कैनी खस करते थे। 1/6 भाग का मतलब है, अगर मान के चले 6 किलो अनाज है तो एक हिस्सा आपने क्या करना होगा, टैक्स के रूप में देना होगा। 6 की जगह अगर 600 होता है तो 100 किलो आपने क्या देना होगा, टैक्स के रूप में देना होगा। इसको ऐसे समझा जा सकता है। अब चंद जी के टाइम पे ही, रुद्रचंद जी के टाइम पे घरों में कार्य करने वाले जो लड़के और लड़कियां होते थे उनके छोड़े और छोड़ियां कहते थे। सीरी या डेरी हाट वाला पूर्ण तिहाई इन्होंने अपने अधीन किया था। किसकी मदद से, पुरुषोत्तम पंत जी की मदद से, और यहाँ का बंदोबस्त भी इन्होंने कराया था। तो सीरा वाला क्षेत्र कौन जीते, 7 बार तो हमारे भी राजा हार चुके थे, पिछले राजा हमने देखे थे। तो सीरा वाला क्षेत्र हमारे रुद्रचंद जी के लिए कौन जीते, हमारे पुरुषोत्तम पंत। अगर इनके बारे में कुछ कहानी अगर मैं आपको बता दूं पुरुषोत्तम पंत जी के बारे में, अभी नीचे हम पढ़ने वाले हैं, तो उस समय रुद्रचंद जी के टाइम पे पुरुषोत्तम पंत काफ़ी फेमस हो चुके थे एक सैनिक के रूप में, पुरुषोत्तम पंत। तो जो रुद्रचंद हमारे राजा थे, इन्होंने इनके लिए फरमान दे दिया कि भैया राजा के समक्ष प्रस्तुत हो, अन्यथा आपको 1 लाख रुपये का दंड देना होगा। तो परेशान होकर ये किसके पास चले गए, हमारे पुरुषोत्तम पंत जी राजा के पास चले गए। तो उन्होंने राजा को वचन दिया कि आपके लिए सीरा तो जीतूंगा जीतूंगा, इसी के साथ आपके लिए ग्वालदम वाला क्षेत्र भी जीत जाऊंगा। लेकिन सीरा वाला क्षेत्र तो आराम से जीत गए थे, लेकिन ग्वालदम वाले युद्ध में हमारे पुरुषोत्तम पंत जी का निधन हो गया था। तो उनके बारे में भी और कहानी हम पढ़ने वाले में आपको सारी चीज़ बताऊंगा। तो सीरा वाला क्षेत्र पुरुषोत्तम पंत जी जीत चुके थे, मैंने आपको बता दिया है। तो अब होता है ग्वालदम और बधानगढ़ का युद्ध। बधानगढ़ वाला ये क्षेत्र होता है कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की सीमा वाला क्षेत्र था ग्वालदम बधानगढ़। ये 1581 में हुआ था। पुरुषोत्तम पंत और बलभद्र शाह, उस समय राजा थे पवार राजा, और अंतिम कत्यूरी शासक सुकाल देव, इन दोनों ने मिलकर युद्ध लड़ा। किसके विरुद्ध, हमारे पुरुषोत्तम पंत के विरुद्ध। इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारे गए थे और बाद में राजा रुद्रचंद जी ने सुकाल देव की हत्या भी कर दी थी, जो अंतिम कत्यूरी शासक थे। और अब रुद्रचंद जी के अगर पुत्रों की बात करें तो इनके पुत्र शक्ति गोसाई हैं, जिन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी आंखें नहीं थी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में काफ़ी फेमस थे। अब इनके बारे में भी अगर कुछ कहानियां अगर आपको बताई जाए तो आगे बताएंगे शक्ति गोसाई जी के बारे में। अब इनको आंखें तो नहीं थी, कहते हैं इन्होंने काफ़ी तपस्या की थी, तो ऐसी मान्यता है कि इनको दिव्य दृष्टि या प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रूप से चलाने के लिए ऊपर वाले भगवान की तरफ से इनको काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई थी, ऐसी मान्यताएं हैं। और इनके जो रुद्रचंद जी के जो अगले पुत्र हैं वे हैं लक्ष्मीचंद, जो अगले शासक बनेंगे। और रुद्रचंद जी के टाइम पे ओली ब्राह्मण भी प्रसिद्ध हुए। ओली ब्राह्मण क्या होते थे, जो ओले ओले पढ़ते थे उस समय, ये जानकारी दिया करते थे कि ओले कब पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो ऐसे ब्राह्मण को ओली ब्राह्मण कहा गया है। रुद्रचंद जी के समय पे ही संस्कृत अध्ययन करने के लिए इन्होंने युवाओं को कहाँ भेजा, कश्मीर और काशी वाले क्षेत्र में भेजा था इन्होंने। अब देखते हैं कुछ जानकारी आपकी पुरुषोत्तम पंत जी के बारे में। इनका उपनाम है पुरखू पंत और इनके जो पिता हैं वे मराठी ब्राह्मण जयदेव हैं। अब इससे पहले इनके बाद ये इनके पुत्र कैसे बने, आपको इनके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो ये गंगोली हाट वाले क्षेत्र में थे, उस समय शासक थे करमचंद। तो जिस समय ये राजा थे उस समय ये वाला जो हमारा क्षेत्र था गंगोली हाट वाला, यहाँ उपरेती और पंत जो ब्राह्मण थे आपस में लड़ते रहते थे। तो करमचंद का जो पुत्र था वे थे हमारे पुरखू जी या पुरुषोत्तम पंत जी, पुरुषोत्तम जी। तो पुरुषोत्तम जब ये उपरेती इनके खिलाफ लड़ने लग गए थे, राजा के खिलाफ लड़ने लग गए थे, तो राजा ने क्या करा, अपना जो पुत्र था वो पंत ब्राह्मण को दे दिया था। तो इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया था, पुरुषोत्तम पंत पड़ गया था। तो इसको आपने ध्यान रखना है। वैसे राजा के पुत्र हुए। और इनके बारे में अलग देखे कुछ जानकारी जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। सीरागढ़ के सीरा का हमारा क्षेत्र था, वहाँ के राजा हरिमल को इन्होंने हराया था। सीरागढ़ विजय करने के बाद ही कल्याण चंद की जो पत्नी थी वे सती हो गई थी। और ग्वालदम का युद्ध मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बधानगढ़ का युद्ध जिसमें हमारे पुरुषोत्तम पंत जी मारे गए थे। और उस समय गढ़वाल के राजा कौन थे, बलभद्र शाह। और ग्वालदम का युद्ध किस समय हुआ था ये भी हम ऊपर देख चुके हैं, 1581 के समय पे। अब देखते हैं हमारे अगले शासक। रुद्रचंद जी के 2 पुत्र थे, एक थे हमारे शक्ति गोसाई जो जन्मांध थे यानी जन्म से अंधे थे, और दूसरे थे लक्ष्मीचंद जी। तो ये शासक बने, अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो 1597 के आसपास थे। अच्छा, रुद्रचंद जी के बारे में आपको कुछ जानकारी मैं एक आध पॉइंट और भी देता हूँ। जब अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी, ये सवाल क्योंकि आ चुका है बताना आवश्यक है। अकबर से जब रुद्रचंद की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अकबर को तिब्बती याक दिया था, तिब्बती याक उपहार में दिया था, और कस्तूरी घोड़े भी दिए थे, कस्तूरी घोड़े भी दिए थे। तो कस्तूरी घोड़े और तिब्बती याक रुद्रचंद ने किसको भेंट में दिए थे, अकबर को भेंट में दिए थे जब इनकी मुलाकात हुई थी। अब देखते हैं अगले शासक, 46वें शासक
लक्ष्मीचंद अगले शासक बनेंगे, जो कि हमारे रुद्रचंद जी के पुत्र हैं। इनके 2 पुत्र थे। इनके समय पे, लक्ष्मीचंद जी के समय पे जो गढ़वाल के राजा थे वे मानसा थे। लक्ष्मीचंद जी ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया था, 7 बार ये विफल हो गए थे। अब जब ये जीते थे, 8वीं बार जब इन्होंने आक्रमण किया था, तो उसके उपलक्ष्य में एक त्योहार भी बनाया था हमने, अब ये सब पढ़ने वाले हम। तो इनके अन्य नाम अगर देखें तो लक्ष्मीचंद इनका नाम मिलता है, लक्ष्मण चंद इनका नाम मिलता है मूनाकौट ताम्रलेख में, मानोदय काव्य में इनका नाम मिलता है लक्ष्मण, और लखुली विराली भी इनका नाम मिलता है। ऐसी मान्यता है कि ये जब मुगल शासकों से इनकी भेंट होती थी, या मुगल शासकों के समय ये भीगी बिल्ली के समान बने रहते थे, तो लखुली विराली इनका नाम प्राप्त होता है हमारे लक्ष्मीचंद जी का। अब देखें अगला पॉइंट जो अगले इनसे रिलेटेड है, इनके जो बड़े भाई हैं शक्ति गोसाई, जो जन्म से ही अंधे थे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत परफेक्ट थे, तो सारी प्रशासनिक व्यवस्था यही देखते थे। हमारे लक्ष्मीचंद जी के जो सेनापति हैं वे गैडा सिंह हैं। शक्ति गोसाई जो इनके बड़े भाई हैं, इन्होंने समस्त जनता के लिए न्यौवाली कचहरी और सैनिकों के लिए विस्टाली कचहरी इन्होंने निर्माण करवाया था। लक्ष्मीचंद जी के समय पे ही राज्य कर्मचारियोयों की 3 श्रेणियां होती थी, अब उन्हीं के बारे में देखते हैं। सरदार होते थे परगने के शासक, फौजदार होते थे सेना के अधिकारी, और नेगी होते थे राज्य के अन्य कर्मचारी, अन्य छोटे कर्मचारी होते थे नेगी। लक्ष्मीचंद ने अनेक उद्यान भी खुलवाए थे, जैसे नरसिंहबाड़ी, पांडेखोला, कबीना और लक्ष्मीश्वर उद्यान, उद्यान माने बाग, इन्होंने खुलवाए थे। अगला पॉइंट इनसे रिलेटेड देखते हैं। 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे लक्ष्मणचंद जी ने करवाया, या लक्ष्मीचंद जी ने करवाया। अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली के आधार पर इनके 22 पुत्र प्राप्त होते हैं, यानी 22 पुत्रों की जानकारी इनकी प्राप्त होती है। अब इनसे अभी मैंने आपको बताया था 7 बार इन्होंने आक्रमण किया था हमारे गढ़वाल पर, लेकिन ये 7 बार विफल हो गए थे। अब आता है खतड़वा पर्व या खतड़वा त्यौहार। जब 8वीं बार इन्होंने आक्रमण किया था तब इन्हें कुछ सफलता मिली थी, तो वही देखते हैं। गढ़वाल में जब इन्हें बड़ी मुश्किल से एक छोटे स्थान पर सफलता मिली थी 8वीं बार में, तो इसकी सूचना पर्वत की चोटी पर आग लगाकर भेजी गई थी राजा को। तभी से यह त्यौहार हमारा खतड़वा त्यौहार प्रचलित है, क्योंकि इसी समय जो गढ़वाल का सेनापति था खतड़ सिंह भी मारा गया था, और गढ़वाल के शासक कौन थे? मानसा थे। अगला पॉइंट देखते हैं। लक्ष्मीचंद जी ने चंद शासन व्यवस्था का पुनर्गठन किया, जो कि रैका शासन व्यवस्था पर आधारित थी, और इनकी मुलाकात जहांगीर से भी हुई थी। जहांगीर के समय पे ही, या जहांगीर के सामने ये भीगी बिल्ली के समान प्रस्तुत होते थे, यानी बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के बने रहेंगे, तो इसी वजह से इनको लखुली विराली भी कहा गया है। और जहांगीर से इनकी भेंट हुई थी, इसकी जानकारी हमें तुजू के जहांगीरी पुस्तक से प्राप्त होती है। इस बार अगले शासक देखें तो अगले शासक हैं दिलीप चंद जी, ये लक्ष्मण चंद जी के पुत्र हैं, जिनका क्षय रोग से निधन हो गया था। इसके बाद अगले शासक बने थे विजय चंद, जो लक्ष्मण चंद, ये यहाँ पे गलत हो गया, लक्ष्मण चंद जी के नहीं, ये दिलीप चंद के पुत्र थे, ये दिलीप चंद जी के पुत्र थे। और इनकी हत्या किसने कर दी थी? त्रिमल चंद, इनके चाचा ने कर दी थी, इनकी हत्या कर दी थी त्रिमल चंद। तो 48 शासक हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अगले शासक। अगले शासक आते हैं हमारे त्रिमल चंद। आज के अंतिम शासक देखते हैं। इसके बाद अगले शासक यानी 50वें शासक से अंतिम शासक तक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ये पोर्शन बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनने हैं, जितने फैक्ट मैं बता रहा हूँ। सेशन लंबा ना हो इस वजह से बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ। 49वें शासक आते हैं त्रिमल चंद जी, जिनका टाइम पीरियड है 1625 से 38 के समय। ये भी लक्ष्मीचंद जी के पुत्र हैं। लक्ष्मीचंद जी के 4 पुत्र थे, ये ध्यान रखें, उनमें से एक पुत्र हमारे त्रिमल चंद भी हैं। गड्यूड़ा ताम्रपत्र में इन्हें महाराज कुमार युवराज कहा गया है। त्रिमल चंद ने छकाता तथा ध्यानीरो के खसों का विद्रोह दबाया था। छकाता वाला क्षेत्र मैंने आपको बता रखा है, नैनीताल वाले क्षेत्र को छकाता भी कहा गया है। अगला पॉइंट, त्रिमल चंद निसंतान थे, तो अतः अपने परिवार के ही राजकुमार बाज बहादुर चंद को इन्होंने अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। और त्रिमल चंद जी बाज बहादुर चंद को क्या कहते थे? नारायण। 10वें राजा हमारे आते हैं चंद वंश के बाज बहादुर चंद, जिनका टाइम पीरियड मैंने पहले भी आपको बता रखा है। सन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताबों में इनका अलग अलग कार्यकाल दिया हुआ है। टाइम पीरियड 1638 से 1678 के बीच में है। जैसे ही ये गद्दी पर बैठे, तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, उस समय जो मुगल राजा थे वे कौन थे? शाहजहाँ थे। तो उनके दरबार में गए। शाहजहाँ से इन्होंने तराई के 9 लाखिया माल और 84 माल का क्षेत्र कटेहरी राजपूतों से छुड़वाया था। और क्योंकि जो तराई वाला क्षेत्र था, ये ध्यान दें सभी लोग, ये तराई वाले क्षेत्र को ही मुक्त कराने के लिए इसकी मुलाकात किससे हुई थी? शाहजहाँ से हुई थी। तो शाहजहाँ ने मुरादाबाद के शासक रुस्तम खां से कहा कि आप किन की मदद करें? आप बाज बहादुर चंद की मदद करें, ताकि वे तराई वाला क्षेत्र अपने अधीन ले सकें। तो शाहजहाँ ने पूरा कटेहर क्षेत्र, कटेहर यानी हमारा रुद्रपुर और ये तराई वाला जो क्षेत्र है, ये बाज बहादुर चंद को दे दिया था। शाहजहाँ ने इसे बहादुर की उपाधि और जमींदार अर्थात कुमाऊं का जमींदार भी इसको शाहजहाँ ने ही कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। और इसी के टाइम पे अगला शासक बन गए थे औरंगजेब। तो औरंगजेब के टाइम पे आप लोग को पता होना चाहिए, दारा शिकोह का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था।
तो दारा शिकोह का पुत्र भाकर आया था इसके राज में, जिसका नाम क्या है, सुलेमान शिकोह। तो इसके तो मुगल वंश से अच्छे संबंध थे, औरंगजेब से भी अच्छे संबंध थे, तो इसने सुलेमान शिकोह को शरण देने से मना कर दिया। तो सुलेमान शिकोह फिर कहाँ गए शरण लेने के लिए, गढ़वाल राज में गए, लेकिन गढ़वाल के राजा ने इसके साथ धोखा किया और इसको मुगल बादशाह के हाथों दे दिया था। अगले पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इसने बाजपुर नामक शहर बसाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1673 में इसने मानसरोवर यात्रियों को लिए गूंठ के रूप में भूमि दान दी थी। गूंठ भूमि क्या होती थी, ये भूमि मंदिर के नाम में दी जाती थी, जिस पर सरकार यानी राजा कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे। यानी उस पर जो मानसरोवर यात्री अगर कोई भी आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उस वहीं की खेती से की जाएगी, वहीं की भूमि से की जाएगी। यानी उस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट अगर इसके बारे में देखें तो एक हत्या दीवार जो थल में है हमारे पिथौरागढ़ में, इसका निर्माण इसी ने कराया और इस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मानी गई है। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मानी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, गोलू देवता जो घोड़ा खाल का जो मंदिर है हमारा नैनीताल में, उसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसी के टाइम पे क्या हुआ था, हूणों का आक्रमण हो गया था। हूण तिब्बत के निवासी थे, तो भोटियाओं और सोकाओं द्वारा तिब्बतियों को दी जाने वाली दस्तूर पर इसने रोक लगा दी थी। तिब्बती यानी हूणों का आक्रमण भी इसके टाइम पे हुआ था, इसको ध्यान देंगे। तो ये जो दस्तूर दी जाती थी उनको, ये इसने बंद करवा दी थी, लेकिन बाद में फिर से प्रारंभ करवाई थी, ये भी आपने याद रखना है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट इसके देखते हैं, चंद राजवंश में सर्वाधिक सीमा विस्तार इसी के समय पे हुआ था, या ऐसा भी कह सकते हैं संपूर्ण कुमाऊं का एकीकरण करने का श्रेय जाता है हमारे 50वें शासक बाज बहादुर चंद जी को। 1669 में इसने सोर क्षेत्र यानी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र की यात्रा की थी और सोर क्षेत्र को इसने खड़ायत का परगना भी कहा था। बाज बहादुर चंद ने भोटियाओं तिब्बतियों से कौन सा कर वसूला था, सिरती कर वसूला था, क्योंकि इनका आक्रमण हुआ था, उसको हराया था इसने। अगला पॉइंट देखते हैं, इसका एक चित्र न्यूयॉर्क अमेरिका के ब्रुकलिन संग्रहालय में रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय बाद यानी काफ़ी उम्र होने के बाद ही शासक भी बना था। और इसके बारे में एक कहावत काफ़ी फेमस है, याद रखना आपने, बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्ती। यानी इनकी उम्र तो 80 की हो गई थी, लेकिन इनका जो एक नहीं कहते, एक समय होने के बाद सठिया जाता है, तो सठिया गए थे कहते हैं। तो विनाशकारी काम इन्होंने करे थे। अब इसके अलावा इनके बारे में बचे हुए कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके बारे में आपने याद रखना, सुलेमान शिकोह वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। तो कुमाऊं पर जजिया कर, कुमाऊं की जनता पर जजिया कर किसने लगाया, बाज बहादुर चंद ने लगाया। कुमाऊं की जनता पर नमक कर भी इसी ने लगाया था, किसने, बाज बहादुर चंद ने लगाया था। जजिया कर क्या होता था, हिंदुओं से या गैर मुस्लिमों से, अर्थात वह व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है उससे यह कर वसूला जाता था। इनके बारे में कुछ अन्य जानकारी अगर देखें, इससे पहले हमने देखे थे, आपको याद होगा 49 हमारे राजा थे त्रिमल चंद। तो त्रिमल चंद का ही भांजे थे कौन, त्रिमल चंद के एक भाई थे, आपको मैं बता देता हूं, उनका नाम था नीला गोसाई। और नीला गोसाई के ही पुत्र कौन थे, बाज बहादुर। क्योंकि त्रिमल चंद का तो कोई क्या नहीं था, कोई पुत्र था नहीं, तो उसने क्या करा, अब त्रिमल चंद के शासक बनने से पहले क्या हुआ था, कुमाऊं वाले जो संपूर्ण क्षेत्र था वहाँ बिल्कुल अव्यवस्था फैल चुकी थी। तो अव्यवस्था फैलने की वजह से क्या हुए थे, इनके भाई सभी क्या है, देश छोड़ गए, यानी अपना क्षेत्र छोड़ के चले गए थे। तो त्रिमल चंद की कोई संतान तो थी नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने भाई के जो पुत्र थे उनको ढूंढा, और उन पुत्र का नाम क्या था, बाज बहादुर था। और इन्हीं बाज बहादुर को उसने क्या करा, अगला शासक बनाया था। यानी 50वां शासक त्रिमल चंद ने किसको बनाया था, अपने भाई नीला गोसाई के पुत्र बाज बहादुर को बनाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो एक सवाल ये भी आता है, बाज बहादुर का जो पालन पोषण था वो किस व्यक्ति ने किया था, तो धर्माकर तिवारी नाम के व्यक्ति हैं, धर्माकर तिवारी नाम के व्यक्ति, इन्होंने किनका पालन पोषण करा था, हमारे बाज बहादुर चंद का पालन पोषण करा था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बधानगढ़ वाली क्षेत्र, बधानगढ़ ये कौन सा क्षेत्र है, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर स्थित एक जगह है बधानगढ़। तो बधानगढ़ से ये नंदा देवी की मूर्ति लेकर आए और उसको कहाँ स्थापित किया हमारे बाज बहादुर चंद जी ने, मल्ला महल में, मल्ला महल अल्मोड़ा में इसको स्थापित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। इनके पुत्र हैं, याद रखना आपने, उद्योत चंद, उद्योत चंद, उद्योत चंद इन्हीं के पुत्र थे। इन्होंने अपने ही पिता के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, क्योंकि इनके पिता क्या थे, काफ़ी उम्र दराज थे। तो ये खुद सोचता था मेरे पिता इतने वृद्ध हो गए, मैं भी वृद्ध हो रहा हूँ, तो मैं शासक कब बनूंगा। तो इसने अपने ही पिता के विरुद्ध क्या कर दिया, उद्योग चंद ने विद्रोह कर दिया। तो हमारे जो बाज बहादुर चंद जी थे, इन्होंने इसको कहाँ भेज दिया, उद्योग चंद को गंगोली वाले क्षेत्र में भेज दिया, गंगोली हाट वाले क्षेत्र में भेज दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। उन्हों को पराजित किया था, मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा इन्होंने बागेश्वर में एक मंदिर है,
पिन्नाथ मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया? बाज बहादुर चंद जी ने कराया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, एक मंदिर और है भीमताल में, भीमेश्वर महादेव मंदिर, तो इसका निर्माण भी किसने कराया है? बाज बहादुर चंद जी ने करवाया है। और अत्यधिक उम्र में शासक बने थे तो इसको क्या कहते हैं? बाज बहादुर चंद जी को कुमाऊं का बलबन भी कहा जाता है। और इनके एक धर्म भाई हैं, धर्माकर तिवारी जी ने इनका पालन पोषण किया था, तो धर्माकर तिवारी जी के एक पुत्र हैं, तो यही इनके क्या हैं? पंडित नारायण तिवारी जी, आपने याद रखना है। ये इनके क्या थे? धर्म भाई थे। इन भाइयों की तरह इन्होंने अपना जीवन यापन किया था बचपन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। तो इनके बाद जो अगले शासक बनेंगे वे कौन बनेंगे? वैसे एक पुत्र तो इनके उद्योग चंद हो गए, बाज बहादुर चंद जी के। एक और पुत्र का नाम मिलता है इनके बाज बहादुर चंद जी के, पहाड़ सिंह गुसाई। याद रखना आपने, बिल्कुल ना भूलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहाड़ सिंह गुसाई किसके पुत्र हैं? बाज बहादुर चंद के। बाज बहादुर चंद के एक और पुत्र हैं जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। एक सवाल पूछा जा सकता है, किस शासक के एक पुत्र ने संन्यास धारण किया था? तो वे कौन से शासक थे? बाज बहादुर चंद जी, जो हमारे चंद वंश के 50वें शासक थे। अब बाज बहादुर चंद जी के दरबार में कुछ कर्मचारी थे, उनको कुछ अन्य नामों से पुकारा जाता था, उन्हीं के बारे में देखते हैं। बाज बहादुर जी के दरबार में काम करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित नामों से पुकारा जाता था, तो नामों को पढ़ते हैं। पानी भरने वाले पनेरू कहलाए, फल लाने वाले फुलेरिया कहलाए, मंदिरों की रक्षा करने वाले मठपाल कहलाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पनेरू पानी भरने वाले, फुलेरिया फल लाने वाले, मठपाल मंदिरों की रक्षा करने वाले। मठ शब्द का अर्थ भी होता है मंदिर। तो अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ, 51वें शासक उद्योग चंद। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, ये कौन थे? बाज बहादुर चंद जी के पुत्र हैं। ये भारतीय चंद के बाद पहले राजा थे जिन्होंने नेपाल पर आक्रमण किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भूलना नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इनका ताम्रपत्र बरम मुआनी पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र में उद्योग चंद को की धाई माता बीमारी का उल्लेख है। इनकी बीमारी को एक राजवैद्य हैं वरदेव जोशी, इन्होंने ही ठीक किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, भूलना नहीं है। अगले पॉइंट्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। उद्योग चंद जी ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, पार्वतीश्वर मंदिर और उद्योत चंद्रेश्वर मंदिर बनवाए। डोटी और अजमेरगढ़ नेपाल पर विजय पाने के बाद चंद जी ने, हमारे उद्योग चंद जी ने 1682 में प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट में स्नान किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने गढ़वाल के राजा मेदिनी शाह व डोटी नरेश देवपाल को हराया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये देवपाल से जो है, इनसे इनकी खैरागढ़ की संधि भी हुई है। खैरागढ़ की संधि उद्योग चंद की किससे हुई है? देवपाल के साथ हुई है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला पॉइंट देखते हैं। पहली बार डोटी नरेशों ने चंदों को कर देना स्टार्ट किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टार्टिंग में हमने सोमचंद पढ़े थे, वे देते थे, भारतीय चंद ने पूर्णतः रोक दिया था। अब इन्होंने क्या करा? डोटी नरेशों से, अब यहाँ पर उल्टी पता चलने लग गई। डोटी नरेश या नेपाल के नरेशों से टैक्स लेना इन्होंने प्रारंभ किया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखना है आपने। इन्होंने बधाड़गढ़ वाला क्षेत्र भी जीता था, जहाँ पर इनके एक सेनापति थे, याद रखेंगे आप, उद्योग चंद के एक सेनापति मैसी साहू। बधाड़गढ़ इन्होंने जीता था, तो उसी दौरान इनके एक सेनापति मैसी साहू का निधन भी हो गया था। और इनके बारे में अंतिम पॉइंट देखते हैं। अल्मोड़ा में तल्ला महल किले का निर्माण भी हमारे उद्योग चंद जी ने करवाया है। 51वें शासक उद्योग चंद। अब देखते हैं ज्ञानचंद जी। इनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। ज्ञानचंद जी का प्रथम ताम्र अभिलेख 1698 में प्राप्त हुआ। इनका पहला आक्रमण इन्होंने जो किया था पिंडर घाटी गढ़वाल पर किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। 1699 में इन्होंने बधाड़गढ़ को लूटा तथा यहाँ से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा में स्थापित करी थी। एक शासक पीछे हमने भी देखे थे जो नंदा देवी की मूर्ति को लाए थे मल्ला महल में। एक शासक ये भी है, किसी किसी किताब में इनका उल्लेख भी प्राप्त होता है, तो आपने याद रखना है। बधाड़गढ़ के आक्रमण में गढ़वाल के वीरेश्वर जोशी जी ने इनकी मदद की थी और इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों को देवल या द्योल कहा जाता है। वर्तमान में देवल समेत नाम के इस प्रकार के मंदिर हमारे पिथौरागढ़ में पाए जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने चौपाथा, नकुलेश्वर मंदिर, कासनी, मरसोली मंदिर पिथौरागढ़ में बनाए। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ज्ञानचंद जी से रिलेटेड। कत्यूर में इन्होंने, आपने याद रखना है, कत्यूर घाटी वाले क्षेत्र में इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना हमारे ज्ञानचंद जी ने की है। इन्होंने हवलबाका नौला का भी निर्माण कराया है। हवलबाका नौले का निर्माण किसने कराया? ज्ञानचंद जी ने कराया है। और ज्ञानचंद जी ने भी डोटी पर एक बार फिर से आक्रमण किया था। याद रखेंगे, डोटी पर इन्होंने आक्रमण किया था और ऐसा माना जाता है कि डोटी पर जब इन्होंने आक्रमण किया था तो इनकी आधे से अधिक सेना मलेरिया नामक रोग से मारी गई थी। तो पूछा जा सकता है किस शासक की आधे से अधिक सेना डोटी में आक्रमण के दौरान मलेरिया से मारी गई? तो वे शासक कौन है? ज्ञानचंद जी। याद रखना है आपने। अब अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगले शासक है हमारे जगतचंद, जिनका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। यह चंदों के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शासक हैं।
तराई भाग से 9 लाख रुपए की इनके समय पे आय होती थी। अतः विद्वानों ने यानी इतिहासकारों ने इनके काल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा है। कुमाऊं का स्वर्णकाल। इन्होंने जुए पर इन्होंने टैक्स लगाया, काफी इंपॉर्टेंट, जगत सिंह जी ने। इनका गढ़वाल नरेश फतेह शाह से श्रीनगर में युद्ध भी हुआ था। श्रीनगर वाला क्षेत्र ये जीत गए और फतेह शाह भागकर कहाँ भाग चले गया था? देहरादून चले गया था। और ऐसा माना जाता है इन्होंने ये वाला क्षेत्र एक ब्राह्मण को दे दिया था, यानी गढ़वाल वाला क्षेत्र इन्होंने जीत कर किसको दे दिया था? एक ब्राह्मण को दे दिया था। बाद में फतेह शाह जी जीत गए थे इसको। अगला पॉइंट देखते हैं इनसे रिलेटेड। इन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम से भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। आप देखेंगे कि जितने भी चंद्रवंश के हमारे शासक हैं, ज्यादातर मुगलों से इनके अच्छे ही संबंध प्राप्त होंगे आपको। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने भूलना नहीं है बिल्कुल भी। एक शासक हमने पढ़े थे जो जिनको लखुली विराली कहा जाता था। तो आप अगर आंसर जानते हैं तो लिखकर बताएं। मैं बता चुका हूं किस शासक को लखुली विराली भी कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। फतेह शाह ने श्रीनगर, गरुड़, बैजनाथ घाटी जीतकर गरसाव गांव को बद्रीनाथ मंदिर को भेंट स्वरूप दे दिया था। और इनका निधन कैसे हो गया? अगर पूछा जाए जगत चंद जी का निधन कैसे हुआ, तो इनका निधन चेचक रोग की वजह से हुआ था। अगला इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 1000 गायों का इन्होंने दान किया था, ऐसी मान्यता है, ऐसा पाया जाता है। और इनसे रिलेटेड यानी जगत चंद्र जी से रिलेटेड एक पुस्तक है जगत चंद्रिका, जगत चंद्रिका, जिसके लेखक हैं पद्मदेव। याद रखेंगे, पद्मदेव। अब बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ। 54वें शासक हमारे कुमाऊं के चंद्रवंश के। इनका टाइम पीरियड 1720 से 26 के बीच में है। इनके समय से चंद्रवंश का अवनति काल यानी इनका ढलान स्टार्ट हो गया था। इन्हें कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा जाता है। बरम ताम्रपत्र में इन्हें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई के नाम से जाना गया है, जबकि झिझाड़ चंपाओ ताम्रलेख में इन्हें महाराज कुमार श्री देवी सिंह गुसाई जू कहा गया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन्होंने रोहिला सरदार दाऊद खान से भी युद्ध किया था और 1726 में इनके ही दरबारी थे, इनके दरबारियों ने इनकी हत्या कर दी थी। अब दरबारी कौन थे? तो इनके जो दरबारी हैं इनके नाम मैं आपको बता देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2 दरबारी मिलेंगे आपको, एक है मणिकमल गैड़ा और दूसरे हैं पूरनमल गैड़ा। पूरनमल के पिताजी हैं मणिकमल गैड़ा और पूरनमल। इन दोनों ने मिलकर इनके खिलाफ, देवीचंद जी के खिलाफ क्या किए थे? षड्यंत्र किए और उनकी ही हत्या कर दी। तो इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे, अगले शासक जो बनते हैं 55वें शासक अजीत चंद जी बनते हैं। अजीत चंद जी बनेंगे अगले शासक 1726 से 30 के समय। इनके समय को गैड़ागर्दी काल कहा जाता है, गैड़ागर्दी काल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये खाली नाम मात्र के शासक थे। राजपाट कौन देखते थे? मणिकमल और सूरजमल दोनों देखते थे और उन दोनों ने ही मिलकर बाद में इसकी हत्या भी करवा दी थी। अब इसके बाद जो अगले शासक बनेंगे वे कल्याण चंद। ये चतुर्थ नहीं होंगे, याद रखें आप लोग, ये चतुर्थ नहीं होंगे, ये 5th हैं। कल्याण चंद 5th। इनके समय में, कल्याण चंद जी के समय पे, इनके समय में रोहिलों का आक्रमण हुआ था और इनको गद्दी पर बैठाने में करण भट्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे पहले जो गैड़ागर्दी वाले यानी मणिकमल और पूरनमल गैड़ा थे, इन दोनों की इन्होंने सबसे पहले हत्या करवाई। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखेंगे। इन्हीं के समय पे अल्मोड़ा में चौ महल का निर्माण करवाया गया। इसी महल को राजबुंगा का किला भी कहा जाता है वर्तमान समय पे। अगला पॉइंट वही जो हम ऊपर पढ़े थे। 1743 या 44 के मध्य रुहेलखंड के कटेहर सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। कुमाऊं वाला क्षेत्र इन्होंने 7 माह तक अपने अंदर रखा था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब ये वाला क्षेत्र इनके अधीन आएगा, कैसे आएगा वही चीज हमने देखनी है। इसी समय अवध के नवाब मंसूर अली खान ने तराई पर अधिकार कर लिया था और रूहेलों व कुमाऊं की सेना के मध्य भीमताल में एक भीषण युद्ध हुआ था और कल्याण चंद भागकर कहाँ चले गए थे? देहरादून चले गए थे। तो बाद में कल्याण चंद अपनी मदद के लिए किसके पास गए? गढ़वाल नरेश प्रदीप शाह के पास गए। उसके ही बाद रूहेलों को यहां से भगाया गया। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट इनके बारे में अगर देखें तो इनको आपने याद रखना है, इन्होंने जितने भी चंद वंश के शासक थे, पुराने जो भी शासक थे, सभी शासकों की हत्या करवा दी थी। सभी शासकों की हत्या कर, ऐसा कहते हैं कि इन्होंने सभी जितने भी वंश प्राप्त हुए इनको चंद वंश के, सभी की आंखें निकलवा दी थी, सभी की आंखें निकलवा दी थी। और ऐसा मान्यता है कि अंत में ये भी स्वयं भी अंधे हो गए थे। देखिए, कर्मफल इनको भी प्राप्त हुआ, लोगों की आंखें इन्होंने दिखाया, आखिर में इनका निधन भी अंधे होकर ही हुआ था। कवि शिव ने इनसे रिलेटेड एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है कल्याण चंद्रोदयम। कल्याण चंद्रोदयम काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं इनसे रिलेटेड। अब आएंगे काफी महत्वपूर्ण फैक्ट आने वाले हैं। बिसाड़ के एक लक्ष्मीपति जोशी जी हैं, बिसाड़ के लक्ष्मीपति जोशी, उनके पुत्र हैं शिवदेव जोशी।
शिवदेव जोशी जी को इन्होंने क्या बनाया, कानून गो बनाया। कानून गो बनाया कहाँ का, एक परगना है कुमाऊं में, सरबना परगना। और इस सरबना परगने, देखें परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सरदार होता था, उसके नीचे कानून गो होता था। तो उस समय सरबना के कानून गो तो हमारे शिवदेव जोशी बन गए। और जो सरदार थे वो लटौड़ा के क्या थे, लटौड़ा के ब्राह्मण, लटौड़ा के जोशी थे। और बिसाड़ और लटौड़ा के जो जोशी हैं इनके आपस में बनती नहीं थी। तो बाद में शिवदेव जोशी का इनके साथ भी युद्ध एक प्रकार से हुआ था। और सरबना का सरदार किसको बना दिया गया, लटौड़ा के जोशी को हटाकर सरबना का सरदार किसको बना दिया गया, शिवदेव जोशी जी को बना दिया गया। तो आपने ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। इसके अलावा अन्य अगर पॉइंट इनके बारे में देखें तो जो अभी हमने देखा था कि बाद में जब ये भाग गए थे तो 1743 में जब रोहिलों का यहाँ पर आक्रमण हो गया था, तो 45 में शिवदेव जोशी ने 1745 में शिवदेव जोशी ने काफी वीरता का प्रदर्शन किया और जो रूहेल सरदार थे उन सभी को अपने कुमाऊं क्षेत्र से इन्होंने भगा दिया था। इसी से खुश होकर हमारे कल्याण चंद जी ने इनको क्या बनाया था, कानून को बनाया था और बाद में सरदार भी बनाया था। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। सेशन पसंद आता है तो इसको आपने लाइक और शेयर जरूर करना है। अब देखते हैं अगले शासक हमारे 57वें शासक दीपचंद 1748 से 77। इनके संरक्षक थे शिवदेव जोशी जी, जो ऊपर हमने देखे थे सरदार। इन्हें क्या कहा जाता है, कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। दीपचंद किनके पुत्र थे, इससे पहले जो हमने शासक देखे थे उनके पुत्र हैं, कल्याण चंद जी के पुत्र। अब अगला पॉइंट इनके बारे में देखते हैं। इनको कुमाऊं का रंगीला बादशाह कहा जाता है और इन्हीं के समय पे पानीपत का तीसरा युद्ध भी हुआ था। और पानीपत के युद्ध में दीपचंद जी ने अपने सेनापति हरिराम जी की नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है। अब जो हमारे ये संरक्षक हैं दीपचंद जी के, शिवदेव जोशी जी, जो कि सरदार हैं कुमाऊं में, जिन्हें कुमाऊं का बैरम खान भी कहते हैं क्योंकि ये दीपचंद जी के क्या हैं, संरक्षक हैं। तो शिवदेव जोशी जी के जो पुत्र हैं हर्षदेव जोशी जी, ये नजीबाबाद के शासक के क्या थे, सरदार थे, सेनापति थे। और नजीबाबाद के जो शासक थे वो कहाँ गए थे, पानीपत का युद्ध लड़ने के लिए गए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके राजपाट पर कुछ भी समस्या आएगी तो आप कहाँ चले जाएं, कुमाऊं में चले जाएं। तो 1764 में शिवदेव जोशी जी का क्या हो गया, निधन हो गया। अब जैसे ही इनका निधन हुआ तो क्या हुआ, जो दीपचंद जी की पत्नी थी श्रृंगार मंजरी, इन्होंने संपूर्ण राजपाट अपने अधीन ले लिया था। और इसी वजह से दीपचंद जी को आपने याद रखना है, इनको गूंगा शासक भी कहा गया है फ्रांसिस हैमिल्टन के द्वारा, क्योंकि इनकी कोई भी नहीं सुनता था, इनकी पत्नी तक इनका नहीं सुनती थी। तो इनकी पत्नी ने क्या करा, दीपचंद जी की जो पत्नी है श्रृंगार मंजरी ने, इन्होंने सबसे पहला काम करा, दीवान बनाया अपने फेवरेट परमानंद बिष्ट को। और सेनापति किसे बनाया, मोहन सिंह गुसाई को बनाया। मोहन सिंह गुसाई को सेनापति बनाया। तो जैसे ही ऐसी कायाकल्प हुई तो सारे जोशियों ने क्या करा, जोशी अधिकारी जो थे सभी ने क्या करा, इस्तीफा दे दिया, जिनमें हमारे हर्षदेव जोशी भी हैं और हर्षदेव जोशी के भाई जयकृष्ण जोशी जी भी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर, परमानंद बिष्ट, श्रृंगार मंजरी और मोहन सिंह जी ने मिलकर क्या करा, जो जयकृष्ण जोशी और हर्षदेव जोशी थे दोनों को मृत्युदंड दे दिया। जयकृष्ण जोशी की तो हत्या हो गई, लेकिन जो मोहन सिंह के भाई हैं लाल सिंह और जो हमारे हर्षदेव जोशी हैं काफी अच्छे मित्र थे। तो लाल सिंह के कहने पर मोहन सिंह गोसाई ने क्या करा, इनकी जो मृत्युदंड की सजा थी हमारे हर्षदेव जोशी जी की, तो उसको घटाकर इन्होंने क्या कर दिया, उम्र कैद कर दिया। तो बाद में कहते हैं कैद से भाग गए थे हमारे हर्षदेव जोशी जी। तो इस सारा घटनाक्रम होने के बाद अगले शासक कौन बने, तो अगले शासक बने मोहन सिंह गोसाई, जो हमने ऊपर पढ़े थे, मोहन चंद के नाम से शासक बने। इन्हें खूनी शासक भी कहते हैं। अब हर्षदेव जोशी बचकर चले गए थे, हमने देख लिया है। तो हर्षदेव जोशी जी ने डोटी के नरेश और गढ़ नरेश ललित शाह से मदद मांगी। तो डोटी के राजाओं ने तो कोई मदद नहीं कर पाए उस समय, लेकिन जो गढ़वाल के नरेश थे ललित शाह जी ने इनकी मदद करी। और एक युद्ध होता है बगवाली पोखर का युद्ध। ये गढ़वाल नरेश ललित शाह और तत्कालीन कुमाऊं वंश के शासक यानी चंद वंश के शासक मोहन चंद के बीच हुआ था। तो मोहन चंद हार गए थे इसमें। तो हमारे जो गढ़वाल के शासक थे ललित शाह जी ने अगला शासक किसे बनाया, अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से अगला शासक बना दिया कुमाऊं का। तो अगले शासक यानी 59वें शासक कौन बनेंगे, तो अगले शासक हमारे बनते हैं चंद्रवंश के प्रद्युम्न शाह या प्रद्युम्न चंद। अब ललित शाह जी हमने देखा गढ़वाल के शासक हैं। तो इसी दौरान क्या होता है, ललित शाह का निधन हो जाता है। तो प्रद्युम्न शाह के जो दूसरे भाई हैं जयकृत शाह, वे बन जाते हैं गढ़वाल के शासक। तो गढ़वाल नरेश से भी इनका संघर्ष होता है, यानी ये दोनों भाई हैं। एक भाई गढ़वाल के नरेश हैं, ललित शाह जी के दो पुत्र हैं जयकृत शाह और प्रद्युम्न शाह। जयकृत शाह कहाँ के शासक बने हैं, वे बने हैं गढ़वाल के शासक, क्योंकि उनके पिताजी का निधन हो गया है। और ललित शाह जी अपने पुत्र को कहाँ का राजा बना के चले गए थे, कुमाऊं का राजा। तो अब ये वहाँ गढ़वाल का शासक बनना चाहते थे। तो इन संघर्षों से नाराज होकर या दुखी होकर ऐसा कहा जाता है, जयकृत शाह ने रघुनाथ मंदिर में, जो गढ़वाल नरेश थे हमारे, जयकृत शाह ने रघुनाथ मंदिर में क्या कर दिया, अपनी आत्महत्या कर दी। तो इसके तुरंत बाद हमारे जो प्रद्युम्न चंद या प्रद्युम्न शाह वो कहाँ चले गए,
गढ़वाल चले गए और कुमाऊं का राजपाट उन्होंने किसको सौंप दिया? हर्षदेव जोशी को सौंप दिया। तो इसी मौके का फायदा उठाकर जो मोहनचंद अभी भागे थे, अभी ललित शासक जो आ रहे थे, वे वापस आ गए कुमाऊं में और अगले शासक फिर से खुद बन गए। तो 59वें शासक प्रद्युम्न शाह, तो 60वें शासक एक बार फिर से कौन बने? मोहनचंद बने। तो 2 बार कुमाऊं के शासक बनने वाला एकमात्र शासक कौन है? मोहनचंद है। याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले शासक देखते हैं। अगले शासक बने हैं शिवचंद जी, ये 61वें शासक हैं। एक बार फिर से हर्षदेव जोशी आते हैं, उन्होंने मोहनचंद को हरा दिया। मोहनचंद को हराया तो मोहनचंद के जो दूसरे भाई थे लाल सिंह जी, ये भागकर कहाँ चले गए? रामपुर चले गए। और अगला शासक हमारे कौन बने? शिवचंद बने। इन्हें मिट्टी का महादेव भी कहा गया। यानी हर्षदेव जोशी ने मोहनचंद को हराने के बाद अगला शासक किसे बनाया है? शिवचंद जी को बनाया है। और एक बार फिर से लाल सिंह का आक्रमण हुआ यहाँ पर। जो लाल सिंह रामपुर भाग कर गए थे, रामपुर के शासक की मदद से उन्होंने कुमाऊं पर एक बार फिर से आक्रमण करा, तो यहाँ के शासक हार गए। तो अगला शासक किसे बनाया गया? महेंद्र चंद को बनाया गया। 62वें शासक हैं महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद कौन है? ये मोहनचंद जी के पुत्र हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। तो अंतिम शासक हमारे कुमाऊं के चंद वंश के बनते हैं। देखिए, पहले शासक से स्टार्ट करते करते आज तीसरे लेक्चर में हमारा अंतिम शासक भी समाप्त होने वाले हैं। तो अंतिम शासक कुमाऊं के या 62वें शासक कौन बनेंगे? महेंद्र चंद बनेंगे। और महेंद्र चंद किनके पुत्र हैं? मोहनचंद के पुत्र हैं, चंद वंश के अंतिम शासक हैं। तो हर्षदेव जोशी अगर जैसे यहाँ से आ रहे तो वो किसके पास गए? डोटी नरेश रण बहादुर शाह के पास गए। उन्होंने कहा आप कहाँ पर आक्रमण करें? कुमाऊं पर आक्रमण करें। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर इसके बाद गोरखाओं और डोटी नरेश, गोरखाओं और चंदों के मध्य एक युद्ध हुआ, हवलबाग का युद्ध 1790 में, जिसमें महेंद्र चंद हार गए और कुमाऊं में गोरखा शासन स्टार्ट हो गया। तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? 1790 से 1815 तक, और 1815 से 1947 तक, क्योंकि 15 में गोरखा हार गए थे अंग्रेजों से, तो 18 से 15 तक हमारे कुमाऊं पर किसका शासन रहा? अंग्रेजों का शासक रहा। तो इस चंदों का प्रशासनिक ढांचा। सबसे पहला पॉइंट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हमारे जो शासक थे वे थे सोमचंद जी। गजनवी, गोरी आपने नाम जरूर सुने होंगे। ये गजनवी कौन है, क्या है, इनके बारे में अगर आप जानते हैं जरूर लिख के बताएं। अगला पॉइंट है, आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम भी सुना होगा, मोहम्मद गोरी का नाम भी सुना होगा, गजनवी का आक्रमण भी सुना होगा। कितनी बार आक्रमण करा था इसने भारत पर? 17 बार आक्रमण करा था, याद होगा आपको, गजनवी। और गोरी कौन था? तराइन के युद्ध वाला हुआ गोरी। और भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये चीज़ें बाद में देखेंगे, अभी हम जो हमारा मेन लेक्चर चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं। कत्यूरी राजाओं जो उपाधि, यानी जो राजा थे वो जो उपाधि धारण करते थे वो रजवार की उपाधि धारण करते थे, जबकि हमारे जो चंद राजा थे वे जो उपाधि धारण करते थे वे श्री राजाधिराज और महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, ताम्रपत्र के जो उत्कीर्णक होते थे, यानी उनको छापने वाले जो होते थे, उन्हें कहा जाता था सुनार या सुधार, जबकि ताम्रपत्रों को जो लेखक होते थे, यानी उन पर क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, किस लिपि में लिखा जाए, तो वे होते थे जोशी या जोशी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, एकमात्र चंद शासक जिनके ताम्रपत्र में उनके पिता का नाम मिलता है। पहली चीज आपको क्लियर कर दें, किसी भी ताम्रपत्र में वंशावली नहीं मिली है। किसी भी राजा का जिसका भी ताम्रपत्र प्राप्त हुआ उसमें वंशावली नहीं प्राप्त हुई है। लेकिन हमारे एक अपवाद शासक हैं राजा जगतचंद, इन्हीं के ताम्रपत्र में इनके पिता का नाम भी प्राप्त होता है। और ये ताम्रपत्र कौन सा है? जगतचंद का बरम ताम्रपत्र। अगला पॉइंट देखते हैं, जो राजाओं की राजधानी थी उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द हैं वे हैं बुंगा, राजापुर या राजधाई। राजधाई याद रखना है, ध्यान दें। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बक्सी। बक्सी कौन होते थे? राजाओं के सेनापतियों को बक्सी कहते थे। और जो राजाओं के जो परामर्शदाता होते थे, यानी राजाओं को जो परामर्श देते थे वे कौन थे? वे 2 प्रमुख धड़े होते थे, मेहरा और फरत्याल, जिनके बारे में सोमचंद की वाले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ। तो पुरानी वीडियो जरूर देखें, राजाओं की कंप्लीट कहानी समझें, उसके बाद प्रशासन वाली वीडियो देखें। अगला पॉइंट, पौरी 15 बिस्वा। ये क्या होते थे? राजाओं के परामर्शदाताओं का ग्रुप जो होता था उसे कहा जाता था पौरी 15 बिस्वा कहा जाता था। अगला पॉइंट, दीवान या प्रधानमंत्री कौन होते थे? जोशी क्या होते थे? राजाओं के दीवान या प्रधानमंत्री होते थे। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी आपने नाम जरूर सुने होंगे। सुने क्या? मैंने पढ़ा रखे हैं पूरे आपको।
अगला पॉइंट देखते हैं। अगर देखें राज्य जो विकेंद्रीकरण हुआ था, राज्य से नीचे की व्यवस्थाएं क्या क्या होती थी, उनके नाम क्या होते थे, उनके बारे में देखें तो सबसे बड़ा तो हो गया राज्य। राज्य के नीचे काम करने वाली संस्था कौन सी थी, यानी राज्य किस में बटे होते थे, मंडल। मंडल किस में बटे थे, देश में। देश किस में बटे थे, परगने में। परगना किस में बटा था, गरखे में। और गरखे किस में बटे रहते थे, ग्राम में। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हर जगह पे वर्तमान समय पे भी ग्राम ही होती है, और चंदों के समय पे भी क्या थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, सबसे बड़ी इकाई राज्य। अब जो राज्य के बाद जो इकाई आती है मंडल, ये दो प्रकार से बटे होते थे। एक होती थी सामंतों के अधीन, एक होती थी राजा द्वारा शासित। तो जो ये सामंत होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें ठक्कुर कहा जाता था, और इनकी उपाधि होती थी रजबार। ये भी एक प्रकार के शासक ही होते थे। राजा के अधीन शासन करने वाले शासक को सामंत कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। वैसे होता था ये जो हमारे बॉर्डर होते हैं उसके आसपास के शासक होते हैं ज़्यादातर, और अगला मंडल जो होता था वो राजा द्वारा शासित होता था। अब अगली जानकारी लें, देश। मंडल से नीचे की जो संस्था होती थी वो देश होती थी, या दो भागों में बटी थी, तल्ला देश और मल्ला देश। इसके बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था आती है वो आती है परगना। यह भी दो प्रकार से बटी होती थी, नागरिक अधिकारी के अधीन और सैनिक कमांडर के अधीन। नागरिक अधिकारी के अधीन जो परगना होता था उसका सबसे प्रमुख अधिकारी होता था, यानी हेड अधिकारी होता था उसका सीकदार। और सैनिक कमांडर के अधीन जो परगना होता था उसके मुखिया होता था बख्शी। परगने के बाद जो प्रशासनिक व्यवस्था आती है वो होती है गरखा या गरखे। इसके मुखिया को नेगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नेगी। और सबसे अंतिम व्यवस्था आती है हमारी ग्राम। और ग्राम के जो प्रशासनिक मुखिया होते हैं उनको सयाना या बूढ़ा कहा जाता था। और इन्हें सयाना और बूढ़ा के अधीन काम करने वाला जो व्यक्ति होते थे उनको क्या कहा जाता था, थोकदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, थोकदार। जो चीज़ें हमने यहाँ पर नहीं लिखी हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो सयाना होती थी, अब इनकी क्या है, पंचायत स्थल, कहीं ना कहीं पंचायत इन्होंने करना है। पंचायत स्थल जो इनका होता था सयानों का, इसे बूढ़ा चौरा कहा जाता था। बूढ़ा चौरा। तो बूढ़ा चौरा क्या होता था, चंद शासन के अधीन जो ग्राम वाली व्यवस्था होती थी उसके मुखिया का पंचायत स्थल होता था बूढ़ा चौरा। और ग्राम के जो प्रधान होंगे उनके अधीन जो कर्मचारी होंगे वो होंगे कोटाल हो गए, पहरी हो गए। ये भी आपने ध्यान रखना है। और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर देखें तो फांसी देने की व्यवस्था भी दो तरीके की थी। एक तो क्या था, थैले में बंद किया आपको और नदी में बहा दिया। और दूसरा तरीका क्या होता था, फांसी की सजा कर दी जाती थी। यानी अगर मृत्यु दंड दिया जाता है या फांसी की सजा दी जाती थी तो क्या किया जाता था, एक तो क्या करेंगे, नदियों में बहाया जाएगा। नदियों में कैसे बहाया जाएगा, एक बड़े से थैले में आपको पैक करके उसको बिल्कुल बंद करके नदियों में फेंक दिया जाएगा, वैसे आपकी मृत्यु हो जाएगी। और दूसरा तरीका क्या होता था फांसी देने का या मृत्यु दंड देने का, आपको क्या है, ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दिया जाता था। इसे सूली का डांडा भी कहा जाता था। इसी स्थल को जहाँ पर फांसी दी जाती थी, यहाँ से धक्का दे दिया जाएगा, यहाँ पे फांसी दे दी जाती थी। और कचहरी से रिलेटेड जानकारी वैसे हम लक्ष्मीचंद वाले वीडियो में देख चुके हैं। कचहरी से रिलेटेड जो स्थल होते थे, न्योवाली, और आपने नाम जरूर सुने होंगे, मैंने आपको बता भी रखे हैं, न्योवाली और बिस्टाली। शक्ति गोसाई याद आ रहे होंगे आपको, बताया था मैंने आपको। अगला पॉइंट देखते हैं, जो दंड देने वाला अधिकारी होता था उसे कहा जाता था दंडे। दंडे आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक और आपने देखना है, सीराकूट का जो कारागार था वहाँ हमारे एक शासक हैं दीपचंद, इनको रखा गया था अपने दो पुत्रों के साथ। यानी सीराकोट की कारागार जो काफ़ी कुख्यात कारागार मानी जाती थी, वहाँ पर किस चंद शासक को बंद करके या गिरफ्तार करके रखा गया था, उनका नाम है दीपचंद, और उनके दो पुत्रों को भी रखा गया था। गेड़ागर्दी इसी के बाद तो पढ़ी थी हमने, याद आ रहा होगा आपको। पुराने वीडियो ज़रूर देखने आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माल इकट्ठा करने वाली जो जगह होती थी उसे भंडार कहा जाता था। और यहाँ काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, भंडारी। याद रखना आपने, भंडारी। उम्मीद है सारे फैक्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व नीति के बारे में अगर कुछ जानकारी ले लें चंद्रवंश से रिलेटेड,
तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखना है थातवान। थातवान क्या होते थे? इसे राजा रौत या गूंठ के रूप में जमीन देता था। तो जमीन के बारे में आपको अगर मैं बताऊं तो भूमि का स्वामी हमेशा कौन होता था? राजा होता था। उसके राज्य के अंतर्गत जितनी भी जमीन होगी उसका जो रखवाला होगा या उसका पिता होगा या संरक्षक होगा, जो वास्तविक रूप में किसके नाम पे होगी? राजा के नाम पे होगी। तो किन अन्य तरीकों से राजा उसको किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता था? तो रौत के रूप में दे सकता था, गूंठ के रूप में दे सकता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने याद रखना है। गूंठ के रूप में मंदिरों को दी जाती थी, आपको ज़रूर याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया भी था। मंदिरों को दी जाती थी तो उस पर जो भी यानी उस पर कोई राजस्व की प्राप्ति अगर होती है। मानसरोवर यात्रियों के दौरान ये गूंठ के रूप में जमीन दी गई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो वो मंदिर के नाम की जमीन होगी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और रौत, रौत क्या होता था? रौत क्या है? बहादुरी के लिए उसके सैनिकों को दिया जाता था, ये जमीन दी जाती थी। और ये जमीन दी गई है गूंठ के रूप में कहें या रौत के रूप में दी गई है, तो इसका सबसे पहला गवाह किसे माना जाता था राजा के अलावा? तो राजा का जो युवराज होते थे यानी जो उनके पुत्र होते थे, उन्हीं को क्या माना जाता था? इसका पहला गवाह माना जाता था कि भैया राजा ने ये जमीन रौत के रूप में दे रखी है। आपने ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिरतान। नकद कर देता था सिरतान। अब कैनी, अगला पॉइंट है कैनी। कैनी क्या होते थे? ये भूदास यानी जमीन पर काम करने वाले दास होते थे, कैनी। अगला रौत या पुरस्कार, राजा द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाने वाली जमीन, ये हम ऊपर देख चुके हैं। गल्ला छाहड़ा, ये क्या होता था? भू राजस्व की एक प्रथा है गल्ला छाहड़ा, जिसमें अनाज का छठा भाग कर के रूप में दिया जाता था। और कहीं कहीं पर आपने ध्यान देना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं कहीं पर ये नगद रूप में प्राप्त होती है। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? जगत चंद का अगर हमें एक लेख प्राप्त हुआ था, उसमें हमें पता चला है कि वहाँ पर नगद रुपये के रूप पर भी गल्ला चाड़ा दिया गया। आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट देखते हैं, जो प्रधान का पद होता था वो क्या होता था? वंशानुगत होता था, यानी कोई व्यक्ति अगर प्रधान है वर्तमान में तो उसके बाद उसका अगला प्रधान बनेगा उसी का वंश का कोई व्यक्ति। अगला देखें, कोटल। मैंने आपको बताया था कोटाल या कोटल कौन होते थे? प्रधान के अधीन होते थे। इसके बाद पौरी भी इसी के अधीन होते थे। और ये कोटाल क्या होता था? प्रधान का लेखक होता था। अगला पॉइंट देखें, विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि। मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? विष्णु प्रीति या गूंठ भूमि। अगला देखते हैं, बिस्वा। बिस्वा क्या होता था? 20 नाली जमीन को क्या कहा जाता था? बिस्वा कहा जाता था। और बिस्वा विस्वा क्या होते थे? अस्कुट के राजाओं के सेवकों को क्या कहा जाता था? विस्वा कहा जाता था। अब छत्तीसी क्या है? चंदों के समय 36 प्रकार के कर प्रचलित थे, तो इन्हें ही सम्मिलित रूप से क्या कहा गया है? छत्तीसी कहा गया है। अगला आता है औताली। और राजा की जमीन को क्या कहा जाता था? राजा की जमीन को औताली कहा जाता था। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। राजा जो उपाधि धारण करते थे, उपाधि, तो उस उपाधि के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, यानी उपाधि शब्द का एक पर्यायवाची आप कह सकते हैं विरुद्ध। विरुद्ध आपने याद रखना है। जैसे राजा हमारे महाराजा धीराज या राजा धीराज की उपाधि धारण करते थे, और जो राजकुमार होते थे वो कौन सा विरुद्ध धारण करते थे? वो कुंवर, गुसाई, ये उपाधि धारण करते थे। याद रखना आपने, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और राजा की राजधानी को क्या कहते थे? ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम टॉपिक की तरफ, चंदों के समय के प्रचलित कर। सबसे पहला टैक्स आता है जूलिया कर। इसका अन्य नाम सांगा भी है। नदी पुलों पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? जूलिया कर। अगला देखते हैं सिरती कर। माल भाबर यानी वो रुद्रपुर वाला पोर्शन, तराई भाबर वाला, और भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, और यह क्या होता था? नगद कर होता था। अगला कर है राखिया कर। रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय लिए जाने वाले कर को राखिया कर कहा गया है। अगला कर है मांगा कर। युद्ध के समय लिया जाने वाला कर मांगा कर कहा गया है। अगला है खैनी कर या कुली बेगार कर होता था। अगला आता है बैकर। अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर ही क्या कहा जाता है? बैकर कहा जाता है। कटक। कटक कर सेना के लिए, कटक शब्द का अर्थ ही होता है क्या?
भारती चंद ने विभिन्न जातियों को मिलाकर एक कटक यानी सेना बनाई थी। तो कटक कर क्या है, सेना के लिए लिया जाने वाला कर ही क्या था, कटक कर। अगला है टांड कर, सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर, टांड कर। अगला आता है मिझारी कर, कामगारों से लिया जाने वाला कर क्या कहा जाता है, मिझारी कर कहा गया। अगला आता है साहू कर, जिसको साउली कर भी कहा जाता है। लेखकों को देकर, लेखकों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता है, साउली कर। आगे बढ़ते हैं, रंतगली कर, लेखकों को देकर मुनाकोट ताम्रपत्र के अनुसार। अगला है कूत, नकद के बदले लिया जाने वाला अनाज ही क्या कहा गया है, कूत कहा गया है। अगला आता है कनक कर, सौका व्यापारियों से वसूला जाने वाला कर। इसके बाद आता है डाला कर, गांव के सयानों को देकर, सयाना या अभी हमने देखा था बूढ़ा। अगला आता है मौकर, हर परिवार पर लगा हुआ कर था ये। उसके बाद आता है भाग कर, घराटों पर लगने वाले कर को भाग कर कहा गया है, ध्यान रखना है आपने। इसके बाद आता है रोल देवल्या कर, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाने वाला कर। इसके बाद आता है बजनिया कर, राजा के नर्तकों के लिए लिया जाने वाला कर। इसके बाद आता है चोपदार, चोपदार क्या थे, राजा के सामान ढोने वालों के लिए लिया जाता था कर। घोड़ियालों कर, राजा के घोड़ों के लिए, ऐसे कुकुरियालों भी था, कुत्तों के लिए। कमीनचारी या सयानचारी का, सयानों को देकर होता था ये। इसके बाद आता है हिलियानी या अधूल कर, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर, हिलियानी या अधूल कर कहा गया है। इसके बाद आता है पौरी कर, पौरी मतलब एक प्रकार की रखवाली वाला होता था, राजधानी की रखवाली के लिए देकर पौरी कर कहा जाता था। पौरी क्या होते थे, चौकीदार होते थे, तो चौकीदारों को उनकी तनख्वाह उनखा देनी है तो इसी कर से दी जाएगी। इसके बाद आता है बाजदार कर, महाजनों को दिया जाने वाला कर ही बाजदार कर कहा गया है। तो इसी के साथ हमारा चंद वंश पूरा समाप्त होता है।